हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ 1 से 2 घंटा पूरा बैठना है। आज हम महत्वपूर्ण सेशन करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी प्रमुख दार्शनिक हैं आपके लिए, उनको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे हमने प्रमुख दर्शन के बारे में एक ही वीडियो में पढ़ा था, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, ठीक है, और आपका प्रयोजनवाद, उन सभी को हमने एक वीडियो में पढ़ा था। आज हम प्रमुख जो दार्शनिक हैं, जो क्या है, फिलोसफर हैं, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, ठीक है, जो हमारे भारतीय दार्शनिक हैं, और जो यूनानी हैं, ठीक है, जो ग्रीक हैं, ठीक है, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, सुकरात हो गए, जॉन डीवी हो गए, ठीक है, और हमारे क्या भारतीय में गिजुभाई बधेका हो गए। इन सभी के बारे में हम एक वीडियो में परिचर्चा करने वाले हैं। ये उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा जिन्होंने अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। ये उनके मकसद से लाया गया हुआ वीडियो है, और जो मेरे पहले के लर्नर हैं उनके लिए ये रिवीजन क्लास होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको जो प्रमुख दार्शनिक है उनकी सबकी एक एक वीडियो डाली है, लेकिन आज आपके लिए रिवीजन क्लास होगा। महत्वपूर्ण क्लास है, परीक्षा से पहले 1 या 2 बार देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपके 4 से 5 टॉपिक एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है, और हमारी मेहनत को साकार करें। वीडियो शेयर करें, और वीडियो को समय पर पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल पे जो क्या होता है, घंटा वाला बेल आइकन होता है, उसे प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो एक दिन में हमारे यूट्यूब में आपको 3 वीडियो मिलती हैं, सुबह 8 बजे, दिन में 12 बजे और शाम के 5 बजे। तो जुड़ना है। बाकी PDF मैं आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बैठ जाना है आपको, पानी की बोतल ले लें, ठीक है, कॉपी और कलम आप उठा लें, और मेरे साथ आपको बैठना है। जब तक मेरे अंदर ऊर्जा रहेगी, एनर्जी रहेगी, तब तक आपके अंदर भी क्या रहना चाहिए, एक दृढ़ शक्ति रहनी चाहिए, इच्छा शक्ति रहनी चाहिए, संघर्ष करने का आपके मस्तिष्क में क्या रहना चाहिए, एक ललक रहनी चाहिए। तो आइए प्रमुख दार्शनिक पढ़ेंगे, जिसमें भारत तथा पाश्चात्य दार्शनिक के शैक्षिक विचार हम जानेंगे कि किसने शिक्षा को क्या कहा। महात्मा गांधी ने शिक्षा को क्या कहा, ठीक है, महात्मा गांधी ने कैसा पाठ्यक्रम कहा, शिक्षण मेथड कहा, विद्यालय कैसा होना चाहिए, ठीक है, और शिक्षण विद्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, विवेकानंद ने क्या कहा, स्वामी, ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा, अरस्तु ने क्या कहा, सुकरात ने क्या कहा, जॉन डीवी ने क्या कहा। इन सभी को हम परिचर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम अपने ही देश भारतीय दार्शनिकों के शैक्षिक विचार जानेंगे, जिसमें सबसे पहले नाम आपका आता है नरेंद्रनाथ दत्त, जिनका नाम क्या बाद में स्वामी विवेकानंद पड़ा। किसके सुझाव पे, तो खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पे, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या थे, एक आदर्शवादी थे। ये क्या थे, आइडियलिज्म थे। कौन, विवेकानंद, कैसे, इनके कैसे विचार थे, ये एक आदर्शवादी थे। आदर्शवाद क्या मानता था, सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा को मानता था, ठीक है। उनके दार्शनिक विचार निम्न है। इनके विचार क्या है, दार्शनिक निम्न है। तो इन्होंने क्या बोला, स्वामी विवेकानंद क्या थे, एक वेदांती के रूप में थे, एक वेदांती के रूप में ये उभरे, आदर्शवादी थे, ठीक है। ईश्वर संबंधी इन्होंने क्या धारणा की, इन्होंने ईश्वर के संबंधी क्या धारणा दी, अपने क्या विचार दिए। इन्होंने बोला वह असीम अस्तित्व है। ईश्वर क्या है, असीम अस्तित्व है, ठीक है। वह असीम आनंद है। वह क्या है, असीम आनंद है। वह असीम ज्ञान है। क्या बोल दिया, ईश्वर क्या है, असीम अस्तित्व है, ठीक है, असीम आनंद है, असीम ज्ञान है। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति कब होगी, जब आप असीम अस्तित्व को प्राप्त करोगे, जब आप असीम आनंद तक पहुंचोगे, जब आप में असीम ज्ञान का क्या होगा, उजागर होगा, उस दिन आपको क्या, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मानव में इनका क्या था, मानव में इनका गहरा विश्वास था। धर्म की धारणा बड़ी उदार थी इनकी। जो धर्म की धारणा थी इनकी क्या थी, बड़ी उदार थी। पूर्णतया मनुष्य की विरासत है। जो पूर्णतया है, ये किसकी विरासत है, ये मनुष्य की विरासत है। आत्म अनुभूति में विश्वास या आत्मज्ञान में आस्था थी, किन्हें, विवेकानंद जी को, ठीक है। मानव सेवा में इन्हें विश्वास था कि मनुष्य की सेवा
करनी चाहिए। ठीक है, मनुष्य की सेवा ही क्या है, ईश्वर की सच्ची उपासना है। तो मानव सेवा में विश्वास रखते थे हमारे नरेंद्र नाथ दत्त जी, और निर्भीकता, सत्यता और स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने निर्भीकता, सत्यता और स्वतंत्रता में विश्वास किया। ऑप्शन ए आपको महात्मा गांधी दे देगा, ऑप्शन बी आपको रविंद्रनाथ टैगोर दे देगा, ऑप्शन सी आपको स्वामी विवेकानंद दे देगा, ऑप्शन डी आपको अरस्तु दे देगा। तो निर्भीकता, सत्यता और स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं हमारे विवेकानंद जी। ठीक है, तो इन्होंने जीवन के दर्शन के बारे में क्या बोला, कि जीवन के दर्शन के बारे में इनके क्या विचार रहे। तो इनका संदेश क्या था, इन्होंने बोला जीवन संग्राम में वीर बनो। क्या बोलते हैं विवेकानंद, जीवन संग्राम में वीर बनो, कहो सबको कहो कि तुम निर्भय हो। बोल रहे हो कि जीवन का जो संग्राम है उसमें तुम्हें वीर बनना है और सबको कहना है तुम निर्भय हो। भय का त्याग करो, क्योंकि भय मृत्यु है, भय पाप है, भय अधोलोक है, भय अधार्मिकता है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। तो विवेकानंद जी के क्या है, जीवन के दर्शन है। क्या बोलते हैं कि जीवन संग्राम में तुम वीर बनो, कहो सबको तुम निर्भय हो, भय क्या तुम त्याग करो, बोल रहे हैं। ठीक है, भय क्योंकि मृत्यु का कारण है, भय पाप है, भय अधोलोक है। ठीक है, और भय क्या करता है, अधार्मिकता है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। ऐसा इनका क्या जीवन संबंधी धारणा है, किसका, स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, शिक्षा के संबंध में इन्होंने क्या क्या, शिक्षा दर्शन क्या रहा इनका। तो देखो, इन्होंने शिक्षा के संदर्भ में कहा वह बाबुओं का उत्पादन करने वाला सक्षम एक कुशल यंत्र के अतिरिक्त और क्या है। क्या बोला कि बाबुओं का उत्पादन करने वाला सक्षम एक कुशल यंत्र के अतिरिक्त और क्या है। यदि इतना ही होता तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यह कहा, देखो न, ठीक है, लोग किस प्रकार श्रद्धा व विश्वास में हीन होते जा रहे हैं। वे घोषणा करते हैं गीता क्या है, भ्रमात्मक है। क्या बोलते हैं, भ्रमात्मक है, एक सेवक मात्र है, और वेद ग्राम्य लोकगीतों से अधिक महत्व नहीं रखते हैं। ठीक है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। विवेकानंद ने क्या बोला, हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो क्या करे, जो चरित्र का निर्माण करे, मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाए, बुद्धि का विकास करे और मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमें ऐसी शिक्षा का निर्माण करना है जिसमें व्यक्ति बालक का क्या हो सके, चरित्र का निर्माण हो सके, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ सके, बुद्धि का विकास हो सके और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ऐसी हमें शिक्षा का निर्माण करना है। ठीक है, स्वामी जी का परामर्श, इन्होंने क्या परामर्श दिए, तो इन्होंने बोला तुमको कार्य के क्षेत्र में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। इन्होंने बोला कि जो कार्य तुम कर रहे हो उस क्षेत्र में तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, व्यवहारिक बनना पड़ेगा, क्योंकि जो सिद्धांत हैं, सिद्धांतों के गुथे हुए जान ने संपूर्ण देश को क्या कर दिया है, विनाश के रास्ते पे खड़ा कर दिया है। ठीक है, अब इन्होंने शिक्षा का अर्थ क्या कहा। ठीक है, जो शिक्षा, तो इन्होंने शिक्षा संबंधी के बारे में क्या कहा, उसके क्या अर्थ थे। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की व्याख्या शक्ति के विकास के रूप में की जा सकती है। शिक्षा की व्याख्या किसके रूप में, शक्ति के विकास के रूप में की जा सकती है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा का अर्थ दिया कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो विवेकानंद ने क्या बोला शिक्षा के संदर्भ में, जो शिक्षा है वो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक शब्दावली में कह सकते हैं सीखना वास्तव में खोज करना है। सीखना क्या है, वास्तव में एक खोज करना है। ठीक है, इन्होंने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए। तो यदि शिक्षा देश प्रेम की प्रेरणा से नहीं देती है तो उसको राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता। तो विवेकानंद ने बोला यदि जो शिक्षा है वो देश प्रेम की प्रेरणा से नहीं देती है, जो शिक्षा है वो देश प्रेरणा नहीं देती है, तो उसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहेंगे। आपने 11 या 12 में शायद एक किताब आती थी प्रेरक प्रसंग करके, उसमें आपने देखा होगा कि विवेकानंद जी शहर गए थे, शहर से आम लाए, वो आम वहाँ सड़ रहे थे। तो ठीक है, तो उनके देश के प्रति क्या व्याख्यान थे। ठीक है, उनने दूसरे देश में जाके क्या बोला। ठीक है, तो वही भावनाएं
हमने हमारे अंदर देश प्रेम को क्या करती हैं, उज्ज्वलित करती है। ठीक है, तो देखो शिक्षण विधियाँ आप जानेंगे, इनने शिक्षण विद्या कैसी शिक्षण विद्या होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के मेथड क्या क्या होने चाहिए, इन्होंने बोला योग विधि द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, केंद्रीयकरण विधि होनी चाहिए, तर्क हो गया, व्याख्यान हो गया, विचार विमर्श और उपदेश विधि अपनाना चाहिए। ठीक है, अनुकरण विधि और व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श विधि को अपनाना चाहिए। तो इन्होंने शिक्षण विधियों को इस प्रकार कहा, योग विधि, केंद्रीयकरण विधि, तर्क व्याख्यान विचार विमर्श उपदेश विधि, अनुकरण विधि और व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श विधि क्या होनी चाहिए, एक टीचिंग मेथड होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने अब देखो शिक्षक को क्या स्थान दिया, शिक्षक का स्थान इन्होंने क्या बताया, तो वास्तव में किसी को किसी के द्वारा कभी शिक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है, विवेकानंद क्या बोलते हैं, वास्तव में कभी किसी को किसी के द्वारा शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, हम में से प्रत्येक को अपने आप को शिक्षा देनी पड़ती है, हमको ही अपने आप को शिक्षा देनी पड़ती है। बाह्य शिक्षक केवल ऐसे सुझाव देता है जिनसे आत्मा कार्य करने और समझने के लिए चैतन्य हो जाती है। ठीक है, देखो मैं आपको शिक्षित नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को शिक्षित नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं को शिक्षित कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे अंदर ललक है, मेरे अंदर क्या है, इच्छा शक्ति है, संघर्ष है, दृढ़ शक्ति है। तो वही क्या है, मेरे अंदर की शिक्षा है जो मुझे क्या कर रही है, उत्साहित कर रही है। वही मैं आपको शिक्षित नहीं कर रहा हूँ, जो आपके अंदर की क्या है, मेरे साथ रोज जुड़ने की क्या है, ललक है। ठीक है, आपकी जो इच्छा है, संघर्ष है, ठीक है, रोज बने रहने की आदत है, वही आपकी शिक्षा सिखाने को क्या दे रही है, जन्म दे रही है। शिक्षक तो एक बाहरी सुझाव देता है। ठीक है, वो क्या करता है, एक बाहरी सुझाव देता है, आत्मा कार्य करने को समझने के लिए चैतन्य हो जाती है। शिक्षक खाली क्या करता है, पाठ देने का कार्य करता है। ठीक है, स्वामी जी ने क्या, शिक्षक को बालक के मित्र, ठीक है, शिक्षक क्या है, बालक का मित्र है, दोस्त है, परामर्शदाता है, पथ प्रदर्शक का स्थान दिया जाता है। इन्होंने शिक्षक को कैसा स्थान दिया, जो एक अध्यापक होता है, एक शिक्षक होता है, वो क्या है, बालक का मित्र के समान है, वो क्या है, एक परामर्शदाता है, वो क्या है, एक मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक है। जो विद्यार्थी, जो बालक को क्या करता है, खाली परामर्श देता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उसे पाठ देता है, बाकी जो ज्ञान है उसका निर्माण स्वयं बालक करता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने स्त्री शिक्षा और जन शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन्होंने स्त्री शिक्षा और जन शिक्षा को भी क्या दिया, महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो हमने कंप्लीट कर लिया है पहले भारतीय दार्शनिक, जिनमें हमने पढ़ा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में परिचर्चा करेंगे। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचा दो जो अभी तक बिल्कुल भी तैयारी के स्तर में नहीं है, जो शून्य लेवल पे हैं। ठीक है, उनके लिए तो ये लड्डू वीडियो की वीडियो होने वाली है, और जिन्होंने मैंने पहले क्लास देखे हैं प्लेलिस्ट में, उनके लिए तो अलग अलग मैंने हर दार्शनिक के बारे में बताया हुआ है। और आज उनके लिए रिवीजन है, उनमें से कुछ यहाँ उनको नया मिलेगा, कुछ वहाँ उनको नया मिलेगा, तो दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं आप महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन, इनका दर्शन जानते हैं, इनका दर्शन जानते हैं, क्या इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा था। तो महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचार क्या थे, इन्होंने बोला ईश्वर में पूर्ण विश्वास करना चाहिए। किसने बोला, महात्मा गांधी ने बोला। ठीक है, सत्यता में पूर्ण विश्वास करना चाहिए। आपको पता है सत्य है, सत्य में क्या करना है, पूर्ण विश्वास करना है। ठीक है, और क्या कहा, अहिंसा में पूर्ण विश्वास करना है। ठीक है, अहिंसा में भी क्या करना है, पूर्ण विश्वास करना है। सत्याग्रह से न्याय पाने में विश्वास करना है, और व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति में विश्वास हो गया। प्रेम से संपूर्ण प्राप्ति में विश्वास, और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में विश्वास आपको रखना है। तो ऐसे शैक्षिक दार्शनिक विचार किसके हैं, महात्मा गांधी जी के हैं। ठीक है, ईश्वर में विश्वास बोला, सत्यता में विश्वास बोला, अहिंसा में पूर्ण विश्वास, सत्याग्रह में न्याय पाने में विश्वास बताया इन्होंने, व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति में विश्वास बताया, प्रेम में संपूर्ण प्राप्ति की विश्वास बताया, और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में इन्होंने क्या बोला, विश्वास हमें रखना चाहिए, उनके उत्थान में भी हमें कार्य करना चाहिए। तो ऐसे शैक्षिक दार्शनिक विचार हैं गांधी जी के। तो इनका जीवन दर्शन क्या है, इन्होंने जीवन दर्शन के बारे में क्या कहा, तो महात्मा गांधी जी को आधुनिक राष्ट्र का जनक कहा जाता है। एक पॉइंट आपके लिए बन गया कि आधुनिक राष्ट्र का जनक किसे कहा
कहा जाता है निम्नलिखित में से? तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। 4 ऑप्शन होंगे, तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आंसर तक आप पहुंच पा रहे हैं, आप आंसर दे पा रहे हैं, ये इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं है। तो गांधी जी के अनुसार बढ़ते हैं, सत्य की खोज शरण नहीं। सत्य की खोज क्या है? शरण नहीं है, इसके पीछे मर मिटना होता है, उसमें स्वार्थ की गंध तक नहीं होती है। ऐसा निस्वार्थ खोज में लगा हुआ आज तक कोई भटका नहीं, भटकता भी है तो वह ठोकर खाकर सीधे रास्ते पर आ जाता है। सत्य की आराधना भक्ति से भी है। सत्य की आराधना भक्ति से भी है। भक्ति सिर हथेली पर रखकर चलने का सौदा है, यहाँ कायरता की गुंजाइश नहीं है, वह तो मरकर जीने का मंत्र है। कायरता क्या है बोल रहा है? मरकर जीने का मंत्र है। ठीक है, सत्य की खोज शरण नहीं है बोलते हैं गांधी जी। अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो उसकी खोज शरण नहीं है, उसके रास्ते में अगर चलना है तो आपको मर मिटना पड़ेगा, आपको पूरा आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, उसमें स्वार्थ की कोई गंध तक नहीं होती। सत्य में आपको अपना कोई स्वार्थ नहीं दिखेगा। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है, सर्वे भवन्तु निरामया। ठीक है, ऐसे निस्वार्थ की खोज में लगा हुआ आज तक कोई भटका नहीं। अगर जो सत्य की खोज में लगा है वो भटकता नहीं है। ठीक है, अगर वो भटक गया तो भटकने के बाद वो ठोकर खा के सीधे रास्ते में आ जाता है। सत्य की आराधना भक्ति से भी है। भक्ति सिर हथेली पर रखकर चलने का सौदा है। भक्ति क्या है? सिर हथेली पर रखने का सौदा है, यहाँ कायरता की गुंजाइश नहीं है, वह तो केवल क्या है? मरकर जीने का मंत्र है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। तो बालक का क्या? स्वांगीण विकास करने वाला पाठ्यक्रम। ठीक है, बालक का क्या हो? चहुमुखी, चारों दिशाओं में क्या होना चाहिए? बालक का विकास होना चाहिए, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो। ठीक है, और उसी के साथ क्या होना चाहिए? हस्तशिल्प केंद्र। ठीक है, गांधी जी ने बोला कि जो बालकों को हम शिक्षा देते हैं वो क्या होना चाहिए? वो कौशल युक्त होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? बेसिक क्राफ्ट संबंधित होना चाहिए, हस्तशिल्प संबंधित होना चाहिए। ठीक है, जिसमें क्या सभी विषयों का समायोजन होना चाहिए। ठीक है, आधारभूत शिल्प होना चाहिए, बालकों के रुचि व लचीलेपन के सिद्धांत के आधारित होना चाहिए पाठ्यक्रम ने। ठीक है, और बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम पर भी उन्होंने क्या कहा? विशेष बल दिया। ठीक है, तो आधारभूत शिल्प, बेसिक क्राफ्ट वाली शिक्षा इन्होंने कहा कि बालक को शिक्षा के साथ साथ कृषि का ज्ञान देना चाहिए, बागवानी का ज्ञान देना चाहिए, कताई, बुनाई, लकड़ी का काम, धातु का काम, गत्ते का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम आदि। ठीक है, कि बालक क्या हो सके? सेल्फ डिपेंड हो सके। ठीक है, वो पढ़ाई के साथ साथ अपना इनकम भी कर सके, अपना क्या खर्चा भी स्वयं निकाल सके। आधारभूत शिल्प, बेसिक क्राफ्ट संबंधित उसे शिक्षा देनी है। ठीक है, जो कृषि, जिसकी रुचि कृषि में है उसे कृषि सिखानी है, उसे बागवानी सिखानी है, जिसे कताई बुनाई करनी है उसे कताई बुनाई सिखानी है। यहाँ तक तो गांधी जी भी स्वयं हाथों से क्या काटते थे? सूती काटते थे चरखा से, आपको पता है। ठीक है, खादी का निर्माण करते थे। तो ये बेसिक क्राफ्ट की बात करते हैं। इन्होंने बोला जो शिक्षा है, जो पाठ्यक्रम है वो मदर टंग में दी जानी चाहिए, मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बालक अपने परिवार से विद्यालय तक पहुँचता है तो उसके बाद उसकी मदर टंग होती है, उसकी मातृभाषा होती है, तो उसी में उसको क्या देना है? ज्ञान देना है। अगर आपको मैं आपके मदर टंग में ज्ञान दे रहा हूँ तो आप ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, गणित भी उन्हें सिखाना चाहिए, उन्हें क्या सोशल स्टडी जिसमें इतिहास, भूगोल और क्या नागरिक शास्त्र होना चाहिए, स्वास्थ्य विज्ञान का उन्हें ज्ञान देना है। ठीक है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस जिसमें प्रकृति अध्ययन, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान और भौतिक संस्कृति आदि का ज्ञान देना चाहिए। ड्राइंग और म्यूजिक का भी ऐसा हमें क्या देना चाहिए? ज्ञान देना चाहिए। ऐसा हमें पाठ्यक्रम बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? तैयार करना चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए आप समझ गए हैं। ठीक है, अब गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधियां क्या थी? जैसे विवेकानंद ने शिक्षण विधियां दी तो ऐसे इन्होंने बोला कि टीचिंग मेथड क्या होनी चाहिए? तो इन्होंने बोला कि क्राफ्ट केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, क्राफ्ट केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, क्रिया एवं अनुभव द्वारा करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे क्या करके सीखेंगे? बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करेंगे अपने अनुभव से। ठीक है, करके सीखना। ठीक है, कैसा मेथड होना चाहिए? करके सीखना, बच्चे अधिक सीखते हैं। ठीक है, सहसंबंध द्वारा सीखना चाहिए, कर्म द्वारा सीखना चाहिए, प्रयोग द्वारा और एकीकरण द्वारा। तो ये क्या है? गांधी जी के शिक्षण मेथड है। तो इन्होंने देखो शिक्षा के पक्ष में क्या कहा? इन्होंने जन शिक्षा पे बल दिया। ठीक है, स्त्री शिक्षा पर बल दिया, सह शिक्षा पे भी बल दिया और धर्म शिक्षा पे बल दिया। इन्होंने इस शिक्षा के पक्ष थे कि जन शिक्षा को भी क्या करना है? उसके भी गुणवत्ता के लिए कार्य करना है, स्त्री शिक्षा को भी ऊंचा उठाना है, सह शिक्षा को भी हम
हमने क्या करना है, ऊंचे स्तर तक ले जाना है और धर्म शिक्षा को भी हमने अपने उसमें शामिल करना है। तो जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सह शिक्षा, धर्म शिक्षा पे इन्होंने बात की है। ठीक है, गांधी जी का विभिन्न क्या स्थापनाओं में योगदान, इन्होंने देखो जामिया मिलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया। ठीक है, बेसिक शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया। तात्कालिक शिक्षा प्रणाली में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेसिक शिक्षा का तो जन्म इन्होंने ही दिया। ठीक है, बेसिक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर इन्होंने योगदान दिया और स्वतंत्रता भारत में बेसिक शिक्षा पे बल दिया और सर्वोदय नामक इन्होंने क्या किया, योजनाएं चलाई थी। ठीक है, गांधी जी के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, अब जानते हैं शिक्षक के बारे में। तो गांधी जी ने अपने योजना में शिक्षक को अत्यधिक महत्व दिया। गांधी जी ने अपनी योजना में शिक्षक को क्या दिया था, अत्यधिक महत्व दिया था। शिक्षक का एक कार्य प्रकाश स्तंभ, एक संकेत बोर्ड, एक संदर्भ पुस्तक, एक शब्दकोश, एक द्रावक, एक मिश्रण प्रक्रिया को गति देने वाले के रूप में है। ठीक है, किसने शिक्षक को एक प्रकाश स्तंभ, एक संकेत बोर्ड, एक संदर्भ पुस्तक, एक शब्दकोश के रूप में परिभाषित किया? तो महात्मा गांधी आपका राइट आंसर होगा। तो हम क्वेश्चन भी पुटअप करेंगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, गांधी जी के अनुसार विद्यालय की सामुदायिक केंद्र के रूप में व्यवस्थित करना चाहते हैं। वो क्या, विद्यालय को एक सामुदायिक केंद्र के रूप में व्यवस्थित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने विद्यालय को एक सामुदायिक केंद्र के रूप में व्यवस्थित करना चाहा? रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और प्लेटो। तो आपको बता देता हूं, तो महात्मा गांधी विद्यालय को एक सामुदायिक केंद्र के रूप में व्यवस्थित करना चाहते हैं। ठीक है, गांधी जी के अनुसार अनुशासन क्या है, तो अनुशासन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अनुशासन पर अधिक बल दिया इन्होंने। ठीक है, ये मुक्तवादी तथा प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर थे। ठीक है, कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्तवादी एवं प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर थे? तो गांधी जी। ठीक है, हुमायूं कबीर ने क्या कहा, गांधी जी राष्ट्र को बहुत से दिनों में नवीन शिक्षा के प्रयोगों का देन क्या है, इनका सर्वोत्तम है। ठीक है, गांधी जी क्या है, राष्ट्र को बहुत सी इन्होंने देन दी, उनमें से जो क्या है नवीन शिक्षा है उसका प्रयोग क्या है, सर्वोत्तम है। ठीक है, तो हमने स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जी का जो क्या है दर्शन है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अरविंदो घोष के बारे में। अरविंदो घोष के शिक्षा संबंधी विचार हम परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो वीडियो आपके लिए अच्छा है, मैटर अच्छा है, तो वीडियो को सटा आप शेयर कर देगा। ठीक है, देखो व्यूज तो आते हैं लेकिन लाइक नहीं आते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद नहीं आती है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और अधिक से अधिक अपने 10 मित्रों में शेयर करने की कोशिश करें। अब जानेंगे हमारे तीसरे दार्शनिक है अरविंदो घोष। अरविंद घोष के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। तो अरविंद घोष की अगर जन्म की बात करें तो 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कलकत्ता के घोष परिवार में हुआ था। जन्म कब, 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता के घोष परिवार में हुआ था। पिता का नाम क्या था, कृष्णधन घोष था। माता का नाम स्वर्णलता देवी था। ठीक है, अरविंद जी की मृत्यु कब हुई, 2 दिसंबर 1950 को हुई। ठीक है, जन्म होता है 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता के घोष परिवार में। पिता का नाम था कृष्णधन घोष, माता का नाम था स्वर्णलता देवी तथा इनकी मृत्यु होती है 2 दिसंबर 1950 ईस्वी को। तो इनका ये छोटा सा जीवन परिचय था। अब इनका जीवन दर्शन जानेंगे। तो इनका जीवन दर्शन कैसा है, गेयवादी है। इनका दर्शन कैसा है, गेयवादी है। उनके अनुसार इस विकास का लक्ष्य क्या है, जगत में व्याप्त दिव्य शक्ति की प्रगतिशील बोध है। क्या है ये जगत में व्याप्त क्या है, एक दिव्य शक्ति का क्या है, प्रगतिशील बोध है। वो चल रही है, दिव्य शक्ति है जिससे ये सारा संसार चल रहा है। ठीक है, उनके विचार से इस विश्व में सब विकासशील प्राणियों का एक ही प्रयोजन और लक्ष्य है, पूर्ण और अखंड चेतना की प्राप्ति। अब देखो क्या बोलते हैं अरविंदो जी, अरविंदो बोलते हैं जो भी इस विश्व में जो क्या है विकासशील प्राणी है, ठीक है, प्राणी है, उनका प्रयोजन एक ही है। वो क्या है, पूर्ण और अखंड चेतना की प्राप्ति। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसने बोला कि विकासशील प्राणियों का एक ही प्रयोजन होता है इस संसार में, जो क्या है पूर्ण और अखंडा चेतना की प्राप्ति। यह स्टेटमेंट किसके हैं, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष के क्या है
विचार है कि जितने भी विश्व में क्या है सब विकासशील प्राणी हैं, उन सभी का प्रयोजन और लक्ष्य एक ही है, पूर्ण और अखंड चेतना की प्राप्ति है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। शिक्षा दर्शन, इन्होंने शिक्षा के दर्शन में क्या कहा, अरविंद घोष के अनुसार सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। ठीक है, क्या सच्ची शिक्षा है, क्या वास्तविक शिक्षा है, केवल वही शिक्षा है जो आपके अंतर्निहित समस्त शक्तियाँ, जो मतलब अंतर्निहित मतलब कि आपके अंदर छिपी हुई जो शक्तियाँ हैं वो विकसित हों और उनसे आप क्या हो सके, पूर्ण लाभान्वित हो सके। आपके अंदर छुपी हुई शक्तियाँ हैं, आप उन्हें पहचान पा रहे हैं। ठीक है, चाहे एक शिक्षक के माध्यम से पहचान रहे हैं या खुद सेल्फ मोटिवेट होकर पहचान रहे हैं। ठीक है, तो वो पहचान के आप उनसे अपना क्या हो रही हो, लाभान्वित हो रही हो, तो वही क्या है, वास्तविक शिक्षा है। ठीक है, तो वही वास्तविक शिक्षा है। ऐसा विचार किसका है, अरविंदो घोष का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या, अरविंदो ने जो अपने शिक्षा संबंधी विचार थे उन्हें साप्ताहिक कर्मयोगिनी में प्रकट किया। ठीक है, जो इनका क्या था, शिक्षा संबंधी विचार थे, ठीक है, इनके थॉट थे, इन्होंने एक साप्ताहिक निकाला जिसका नाम था कर्मयोगिनी। उसमें क्या करते हैं, प्रकट करते हैं और बताते हैं कि जो क्या है, अंतःकरण है मनुष्य का सर्वोत्तम उपकरण है। किसने अपने साप्ताहिक कर्मयोगिनी में प्रकट किया कि अंतःकरण मनुष्य का सर्वोत्तम उपकरण है। आप मुझे बताएंगे किसने, तो अरविंदो घोष ने किया। ठीक है, जिसके निम्न स्तर हैं, इन्होंने चित्त और मनस की बात की, बुद्धि की बात की और क्या बोला कि अंतर्दृष्टि वाली शक्ति की बात करते हैं। ठीक है, तो भूतकालीन मानसिक संस्कार अथवा स्मृति को, जिसे इन्होंने चित्त कहा, और देखो वास्तविक मस्तिष्क अथवा मानस, जिसे ये मनस बोलते हैं, और बुद्धि और ज्ञान अथवा सत्य के स्वाभाविक अनुभव की अंतर्दृष्टि की शक्ति को इन्होंने अपने कर्मयोगिनी में क्या कहा, प्रकट किया और बोला कि अंतःकरण मनुष्य की क्या है, सर्वोत्तम उपकरण है, जिसका इन्होंने स्तर बताया। ठीक है, पाठ्यक्रम, इन्होंने करिकुलम, कैसा करिकुलम होना चाहिए, तो जो प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए मातृभाषा में दी जानी चाहिए, उसके साथ अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, गणित और चित्रकला से संबंधित पाठ्यक्रम प्राथमिक विद्यालय में होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में होना चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में इन्होंने क्या बोला, मातृभाषा तो होना ही है, मदर टंग तो होगी। ठीक है, उसके साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच हो गया, गणित, सामाजिक अध्ययन, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और चित्रकला, कैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इन्होंने कैसी शिक्षण विद्या, इन्होंने बोला लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेगा। बच्चा क्या है, ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। टीचर तो क्या है, पथ प्रदर्शक है, पढ़ा देने वाला है, जेट पीडी आपको बताया होगा। ठीक है, तो बालक का सहयोग हो गया। ठीक है, बालक की स्वतंत्रता, बालक के सहयोग। ठीक है, शिक्षण कैसे करना है, बालक के साथ सहयोग करके शिक्षण करना है। ठीक है, उसकी स्वतंत्रता के अनुसार बालक कहाँ, शिक्षा के केंद्र में है। ठीक है, किसने कहा था, बताओ मुझे, जॉन डीवी ही बोलते हैं। ठीक है, बालक क्या है, शिक्षा के केंद्र में है। ठीक है, और कौन बोलते हैं, बालक करके सीखेगा, बालक को प्रकृति में छोड़ दो, किसने बोला, मुझे बता दो। प्रकृतिवादी क्या बोलते हैं, बालक को प्रकृति में छोड़ दो, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, विद्यालय को ही कहाँ चाहते हैं, प्रकृति के सुरम्य गोद में चाहते हैं। ठीक है, प्रेम और सहानुभूति हो गया, बालक की रुचियों का अध्ययन हो गया। शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, अनुभव को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और विषयों की प्रकृति के अनुसार बालक की शक्तियों का प्रयोग। ठीक है, विषयों की प्रकृति, याद रखना कि विषयों की प्रकृति के अनुसार ही बालक की शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बालक का स्थान इन्होंने क्या बताया, बालक का इन्होंने प्रमुख स्थान बताया शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो हमने अरविंद घोष के बारे में परिचर्चा कर ली, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ लिया, महात्मा गांधी जी के बारे में। हमारे 3 प्रमुख भारतीय दार्शनिक क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम चौथा पढ़ेंगे, किसके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ठीक है, गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, शांति निकेतन, जिसे अभी वर्तमान में क्या घोषित कर दिया गया है, 42वें नंबर का मुझे बताना है, वर्तमान में क्या घोषित कर दिया गया है, गीतांजलि। गीतांजलि जिनकी प्रमुख रचना है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान। ठीक है, आमार सुना बांग्ला। ठीक है, प्लस हमारा भारत का जन गण मन के रचयिताकार ही कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, किस कांड के बाद, 13 अप्रैल 1919 में एक कांड हुआ था, एक रक्तहीन कांड बोल सकते हैं, हृदय विदारक घटना बोलते हैं। तो उसमें इन्होंने क्या, अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग की थी। उस घटना का नाम मुझे आप कमेंट में फीडबैक दोगे। ठीक है, देखो
चीज़ों को मेरे साथ ऐसे ही कनेक्ट करना अगर सीखोगे तो एक चीज़ के बारे में आपका क्या स्तर है, आप कितना जानते हैं, आपका क्या नॉलेज का क्या लेवल है, उन चीज़ों को कनेक्ट करना आप सीखोगे। ठीक है, तो जानते हैं हम दर्शन जान रहे हैं तो दर्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या थे, टैगोर जी क्या है, प्रकृतिवादी भी हैं और क्या है, आदर्शवादी भी हैं। ठीक है, ये क्या सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा को भी मानते हैं और स्वतंत्रता, प्रकृतिवादियों का ही नारा क्या था, स्वतंत्रता था। ठीक है, आदर्शवादियों का नारा क्या था, सत्यम शिवम सुंदरम था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रकृतिवादी एवं व्यक्तिवादी दार्शनिक है, परंतु टैगोर एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। ठीक है, ये आदर्शवादी व्यक्ति थे लेकिन जो उनकी धारणा है वो प्रकृतिवादी व्यक्तिवादी दार्शनिक रही है। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या, टैगोर ने शांति निकेतन के रूप में अपनी विरासत पूरे राष्ट्र को, वस्तुतः पूरे विश्व को दे दी गई है। ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको शांति निकेतन के बारे में। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी आपको पता है। तो टैगोर आधुनिक भारत के न केवल महान कवि और कलाकार थे वरन भारत के महान संत थे जिनके उच्च नैतिक सिद्धांत स्थायी तथा सार्वभौमिक हैं। 50 वर्षों से अधिक समय तक वे महान शिक्षक रहे और सद्रापरक गुरुदेव की संज्ञा से अभिहित किए जा सकते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ जन्मजात शिक्षक पैदा हुए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए। ठीक है, राजेंद्र आपके क्या, महात्मा गांधी जी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, अरविंदो जी घोष हो गए, ये क्या थे, जन्मजात शिक्षक थे। ठीक है, ये क्या जन्म से ही एक अध्यापक की इनके अंदर क्या थी, विचार थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या बोला इनके उनमें, तो हमने बोला न ये कलाकार थे न महान व्यक्ति थे। ठीक है, उसके अलावा ये क्या थे, भारत के एक महान संत में इनका नाम आता है, इनके उच्च नैतिक विचारों में नाम आता है। ठीक है, तो ये इन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी ने विवेकानंद टैगोर जी के बारे में कहा था। ठीक है, तो टैगोर जी के दार्शनिक विचार क्या थे, तो आइए जानते हैं। टैगोर जी क्या थे, अद्वैतवादी दार्शनिक थे। आपसे बोलेगा कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक को अद्वैतवादी कहेंगे, तो कौन अद्वैतवादी थे, तो हमारे टैगोर जी क्या हैं, रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर जी अद्वैतवादी दार्शनिक हैं। ये सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा पर विश्वास करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, आदर्शवाद का ही नारा था सत्यम शिवम सुंदरम, तो उसी की धारणा पर विचार करते हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, टैगोर ईश्वर को तर्कगम्य नहीं अनुभवगम्य मानते हैं। किसने ईश्वर को तर्कगम्य नहीं बल्कि अनुभवगम्य माना, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने माना। तो क्वेश्चन पुटअप होने के प्रकार भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कवि, लेखक और साहित्यकार के रूप में जिन विचारों की अभिव्यक्ति उन्होंने उनमें उनके जीवन दर्शन में मिलती है उनकी झलक निम्नलिखित है। इन्होंने क्या बोला, इनके जो जीवन में क्या वेदांतवादी दर्शन मिलते हैं। ठीक है, व्यक्तिवादी विचारों का दर्शन मिलता है। ठीक है, आदर्शवादी विचारों का दर्शन मिलता है, आध्यात्मिक विचार हो गए, मानवतावादी विचार, प्रकृतिवादी हो गए, टैगोर का अंतर्राष्ट्रीयवाद हो गया, टैगोर का सर्वोत्तम सत्ता पर विश्वास, मानव की स्वतंत्रता में विश्वास और समन्वित संस्कृति में विश्वास, इनके क्या, इनके दर्शन में इनकी क्या मिलते हैं, झलकियाँ मिलती हैं, इनके झलक मिलते हैं। ठीक है, तो टैगोर जी का शिक्षा दर्शन में कैसा संबंध था, तो इनका घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, इन्होंने शिक्षा दर्शन का इनके जीवन दर्शन में क्या था, घनिष्ठ संबंध था। एस.सी. सरकार ने क्या बोला, इन्होंने शिक्षा के उन सभी सिद्धांतों की खोज स्वयं ही की जिनका प्रतिपादन इन्हें आगे चलकर अपने ही लिए करना था, जिन्हें शांति निकेतन में व्यवहारिक रूप देना था। तो इन्होंने शिक्षा पक्ष, जैसे महात्मा गांधी ने जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, ठीक है, सह शिक्षा पे बल दिया था, तो टैगोर जी ने भी जन शिक्षा पे बल दिया, स्त्री शिक्षा हो गया, उसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा, शांति निकेतन, ठीक है, और विश्व भारती के विभाग में इन्होंने क्या, इनके पक्ष में ये क्या करते हैं, शिक्षा के पक्ष में बातें करते हैं। जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शांति निकेतन के लिए शिक्षा और विश्व भारती के विभाग के लिए शिक्षा के पक्ष में ये बात करते हैं। तो इन्होंने शिक्षा के लिए कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, टैगोर जी के अनुसार भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन तथा विज्ञान का पाठ्यक्रम होना चाहिए। करिकुलम कैसा होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और जनरल साइंस होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण विधियां अगर बात करूं तो इन्होंने बोला कि बालकों को भ्रमण द्वारा सिखाना चाहिए। ठीक है, भ्रमण द्वारा सिखाना चाहिए, वाद विवाद तथा विवेचना विधि द्वारा सिखाना चाहिए। ठीक है, एक टीचर की ह्यूरिस्टिक विधि होनी चाहिए, क्रिया विधि होनी चाहिए, शिक्षा मातृभाषा द्वारा दी जानी चाहिए। ऐसी विधि, ऐसे
मेथड का टीचर को क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, स्वानुभव द्वारा सीखना है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर बल दिया है, किसने, टैगोर जी ने। ठीक है, प्रेम और सहानुभूति शिक्षण पे बल देते हैं, खेल द्वारा शिक्षा। इन्होंने बोला कि बच्चों को खेल द्वारा क्या करना है, सिखाना है। खेल द्वारा बच्चे क्या होते हैं, जो किंडरगार्टन विद्यालय हैं किससे संबंधित है, इसका प्रतिपादन किसने किया, कमेंट में बताएंगे मुझे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा बालकों को सिखाना चाहिए, स्वाध्याय एवं प्रयोग विधि द्वारा बालकों को सिखाना चाहिए। तो ऐसे क्या होने चाहिए, टीचिंग मेथड होने चाहिए, शिक्षण विधियां होनी चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक को इन्होंने क्या महत्वपूर्ण स्थान दिया है, शिक्षक को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो शिक्षार्थी सही ढंग से व्यवहार करेंगे यदि हम शिक्षक उनके साथ सही ढंग से व्यवहार करते हैं। उन्होंने क्या बोला, वे शिक्षार्थी ही सही ढंग से व्यवहार करेंगे यदि हम शिक्षक क्या करेंगे, उनके साथ सही ढंग से व्यवहार करेंगे, तभी शिक्षार्थी, वही जिनके साथ आप अच्छे से व्यवहार करोगे, होते हैं ना कुछ शिक्षक के चहेते क्या होते हैं, छात्र होते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे ये बोल रहा है। ठीक है, इन्होंने विद्यालय के संदर्भ में क्या बोला कि आश्रम के समान नगर से दूर होना चाहिए, प्रकृति के सुरम्य और शांत वातावरण में विद्यालय स्थापित होना चाहिए, प्रकृति की गोद में विद्यालय होना चाहिए, सुनसान शांति होनी चाहिए, सुरम्य वातावरण होनी चाहिए, हवा चलनी चाहिए, वहाँ पानी होना चाहिए, सुंदर वातावरण होना चाहिए। तो ऐसे वातावरण में विद्यालय होना चाहिए। कौन बोलते हैं, किसने कहा कि आश्रम के समान नगर से दूर, प्रकृति के सुरम्य और शांत वातावरण में विद्यालय स्थापित होने चाहिए। तो निम्नलिखित में से यह स्टेटमेंट किसका है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, आपको बताना है विवेकानंद और किसका, आपका अरविंद घोष का। तो किसका कथन है, तो टैगोर जी ने कहा। ठीक है, अनुशासन क्या बोलते हैं, आत्म अनुशासन के द्वारा अनुशासन के पक्ष में थे। ठीक है, ये आत्म अनुशासन के द्वारा ही अनुशासन बनाया रखा जाता है। ठीक है, तो हमने टैगोर जी के बारे में पढ़ लिया, हमने अरविंद घोष जी के बारे में पढ़ा, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये चार तो आपके टॉपिक में है ही। ठीक है, लेकिन पांचवा आपके ये जो बुक्स है इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में दिया गया है, आपके टॉपिक में है नहीं, लेकिन हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है, अदर एग्जाम में आएगा, क्या पता पूछ ले क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन सिलेबस में महर्षि दयानंद सरस्वती है नहीं, लेकिन हम जानेंगे। ठीक है, जानेंगे क्योंकि देखो ज्ञान जहाँ से मिले उसे लेना चाहिए। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा नामक स्थान में हुआ था। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी, बम्बई में की गई थी। दो क्वेश्चन, कब की गई थी, 10 अप्रैल 1875 को की गई थी। तीन क्वेश्चन बन गए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ठीक है, कहाँ पर की और कब की गई, तो तीन क्वेश्चन बन गए। ठीक है, और 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को इन्होंने अपने देह को त्यागा, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, शैक्षिक विचार, इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, आपसे पूछ लेता है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में इन्होंने अपने शैक्षिक विचार इनके मिलते हैं। इनकी याद रखना, आपसे पूछेगा कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती हैं। तो इसी पुस्तक में इनके क्या मिलते हैं, शैक्षिक विचार मिलते हैं। शिक्षा गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जन्म से प्रारंभ होती है, मृत्यु तक चलती है। शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, देखो तीन महान शिक्षक हैं, माता हो गई, पिता हो गए और आचार्य हो गई। ये क्या है, तीन महान शिक्षक हैं। कौन बोलते हैं, किसके विचार हैं, तो दयानंद सरस्वती के। ठीक है, वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य हो, तभी मनुष्य क्या होता है, ज्ञानवान होता है। ज्ञान के लिए अनिवार्य शिक्षा पे बल दिया, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, सह शिक्षा का विरोध किया इन्होंने, आवासीय शिक्षा पे बल दिया, गुरु शिष्य संबंध को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं दयानंद सरस्वती। हिंदी भाषा का प्रचार जन संपर्क द्वारा के रूप में करना, स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। धार्मिक शिक्षा पे इन्होंने बल दिया और राष्ट्रीय एकता व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विचार पे इन्होंने बल दिया। ठीक है, इन्होंने बोला कि कठोर अनुशासन में शिक्षा देने के समर्थन में है। कठोर अनुशासन में क्या शिक्षा देना है, तो आपको कठोर अनुशासन बच्चों पे लादना होगा, ऐसा बोलते हैं दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट विचारक है कृष्णामूर्ति। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी आपकी परीक्षा, चाहे लेक्चरार हो गया, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया,
कहीं भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चाहे उत्तराखंड से संबंधित आपका यूके SSC हो जाए, और क्या यूके PSC हो जाए, या लोअर PCS अपर PCS में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो कृष्णामूर्ति का जन्म हुआ था 11 मई 1885 को। कहाँ? आंध्रा के चित्तूर जिले के मदनपल्ली नामक स्थान पर। कहाँ जन्म हुआ था? आंध्रा के चित्तूर जिला, गांव का मदनपल्ली नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1885 को हुआ था, ठीक है। इनके द्वारा कृष्णामूर्ति फाउंडेशन आज भी जनहित कार्य कर रहा है, ठीक है। इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1986 ईस्वी को कहाँ? कैलिफोर्निया में हुई थी। ये तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा पर बल दिया। मानवतावादी कहे जा सकते हैं। इनका मानना था कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो मानव का विकास कर सके। कृष्णामूर्ति की अध्यक्षता में ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट की स्थापना की। आपसे पूछ लेगा कि किस दार्शनिक की अध्यक्षता में ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट की स्थापना की गई? तो कृष्णामूर्ति की, ठीक है। इनकी रचनाएं बात करूं तो जिद्दू कृष्णामूर्ति की इनकी रचनाएं ज्ञान से मुक्ति हो गया, ध्यान हो गया, हिंसा से परे, स्कूलों के नाम पत्र, शिक्षा संवाद, प्रथम और अंतिम मुक्ति, परंपरा जिसने अपनी आत्मा खो दी है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। जो मनुष्य कुछ नहीं वही सुखी हैं, ठीक है। आमूल क्रांति की आवश्यकता, आंतरिक प्रस्फुटन, ठीक है। सीखने की कला, ठीक है। जीवन की पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य, स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व एवं अनुशासन। इनकी क्या है? प्रमुख कृतियां हैं। इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं इतनी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है। शिक्षा के उद्देश्य इन्होंने क्या बताए? सामाजिक विकास पे बल दिया कि बच्चों का सामाजिक विकास होना चाहिए, सोशल, ठीक है। वो समाज में रहेंगे तो समाज के संदर्भ में कार्य करेंगे, समाज में उनका विकास होगा, ठीक है। चरित्र निर्माण पर बल दिया, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल दिया, सृजनात्मकता के विकास पे बल देते हैं, शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल देते हैं, आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पे बल दिया, सांस्कृतिक एवं संवेदनशीलता के विकास पर बल देते हैं, वैज्ञानिक वृद्धि के विकास पे इन्होंने बल दिया, ठीक है। इन्होंने कैसी शिक्षण विधियों के बारे में कहा? तो इन्होंने बोला कि अध्ययन विधि, दृष्टांत विधि होना चाहिए, व्याख्यान विधि होना चाहिए, श्रवण मनन निध्यात विधि होना चाहिए, अवलोकन विधि, ठीक है, अवलोकन करके सीखना, और प्रयोग विधि, ठीक है, प्रयोग करके सीखेंगे, और स्वाध्याय विधि होनी चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा? ये आपके कृष्णामूर्ति के शिक्षण विद्या थी, ठीक है। अब आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिलोसफर आ गए हैं, दार्शनिक आ गए हैं, क्वेश्चन बनने की पूर्ण 99% यहाँ से संभावना है। गीजू भाई बधेका पूरा नाम था इनका, क्या था? गिरजा शंकर भगवान जी बधेका इनका पूरा नाम था। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। बाल पोथियां इन्होंने लिखी थी, ठीक है। इन्होंने बाल विद्यालय खोले, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे। ये कौन? गीजू भाई शंकर, ठीक है। क्या? गिरजा शंकर भगवान जी बधेका इनका पूरा नाम थे। तो जानेंगे इनके बारे में, महत्वपूर्ण सेशन होगा, जुड़ना है, यहाँ आपको रिवीजन कर लेना है। गीजू भाई एवं बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनेगा। गुजरात से बात करेंगे, चित्तूर सौराष्ट्र की बात करेंगे, ठीक है। द्विवास्वप्न इनकी प्रसिद्ध रचना है, तो सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, अपने साथियों में 10 साथियों में शेयर करोगे, तभी आपको ऐसा कंटेंट मिलते रहेगा, ठीक है। एक दिन में 3 वीडियो आपके लिए 3 या 4 घंटे में आपको देता हूं कि आप अपने सपनों को साकार कैसे कर सकें। आपको एक ही वीडियो में आज मैटर देने का मकसद यही है कि आप 10 वीडियो को ओपन न करें, आप इधर उधर यूट्यूब की दुनिया में खो न जाएं। देखो, पढ़ना है तो एक ही टीचर से पढ़ना, अगर 10 टीचर से पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे? भ्रमित हो जाओगे। तो एक ही टीचर से पढ़ो, चाहे मुझसे पढ़ो या किसी अन्य से पढ़ो, ठीक है। जहां आपको मैटर अच्छा मिल रहा है वहां से आप क्या करें? पढ़ना सीखें, वहां से अपने ज्ञान को क्या करें? प्रबल करें, जिससे आप आने वाले समय में एक सहायक अध्यापक, एक लाइसेंसधारी शिक्षक के पद को क्या कर सकें? सुशोभित कर सकें। तो इनका जन्म कब हुआ था? गीजू भाई बधेका का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1885 ईस्वी को, चित्तूर सौराष्ट्र में हुआ था। जन्म कब हुआ था गीजू भाई बधेका का? तो 15 नवंबर 1885 को। कब? चित्तूर सौराष्ट्र में हुआ था। इनका पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी बधेका था। पूरा नाम क्या था? गिरजा शंकर भगवान जी बधेका था। इन्होंने गुजराती में 200 से अधिक बाल पोथियाँ लिखी। बच्चों के लिए बाल पोथियाँ 200 से अधिक लिखती हैं गुजराती भाषा में, ठीक है। दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर इनकी शैक्षिक प्रयोगशाला थी, जहां बाल शिक्षण संबंधित अपने प्रयोगों को जन्म दिया। सन 1916 में ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक बाल शिक्षा के विविध आयामों पर मनन एवं प्रयोग करते रहे। ये प्रतिभाशाली शैक्षिक पत्रकार भी थे। ये क्या थे? प्रतिभाशाली शैक्षिक पत्रकार भी थे। ये शिक्षण पत्रिका का संपादन करते थे। गांधी जी ने जो काम राजनीति में किया, वही कार्य शिक्षा के क्षेत्र में किसने किया? गिरजा शंकर भगवान जी बधेका ने किया। इनका निधन 23 जून
1939 ईस्वी को मुंबई में हो गया था। जन्म हुआ था 15 नवंबर 1885 को चित्तूल सौराष्ट्र में, ठीक है, और मृत्यु होती है 23 जून 1939 को मुंबई में, ठीक है। तो शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने क्या बोला कि गिरजू भाई बाल केंद्रित शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इंपॉर्टेंट है, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, ठीक है, कट्टर थे, ठीक है। तो पाठ्यक्रम इन्होंने कैसा करिकुलम होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम का निर्धारण गिरजू भाई के अनुसार बालक की वास्तविक आयु के अनुसार और उनकी मानसिक आयु के अनुसार होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम हम बालक के लिए बनाते हैं वो ऐसा नहीं, देखो बालक है 6 साल का तो आपने उसका पाठ्यक्रम बना दिया है 12 साल का, तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। तो पाठ्यक्रम कैसा बनाना है, बालक के वास्तविक आयु के अनुसार। अगर 1 साल का है तो 1 साल का ही पाठ्यक्रम बनाना है, बालक 10 साल का है तो 10 साल के अनुसार सर्च करना है और वैसा ही पाठ्यक्रम उसे देना है। उसकी 10 साल की अवस्था में क्या मानसिक आयु होगी उसके अनुसार हमें पाठ्यक्रम तैयार करना है। तो इन्होंने शिक्षण विधियों की बात करूं तो गिरजू भाई की अनुपम कृति है प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पद्धतियाँ, ठीक है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। इन कृतियों में बालक को कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है, विषय पर विचार से चर्चा की गई। अपनी इन पुस्तकों में निम्न शिक्षण विधियों का वर्णन किया, प्रश्नोत्तर पद्धति का इन्होंने वर्णन किया, व्याख्यान पद्धति हो गया, नाट्य प्रयोग पद्धति हो गया, प्रत्यक्ष पद्धति, योजना पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, मुखवाद पद्धति, ठीक है, पुस्तकालय पद्धति, चलचित्र पद्धति और कथा पद्धति पे इन्होंने क्या दिया, बल दिया, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, नाट्य, प्रत्यक्ष, योजना, किंडरगार्टन हो गया, मुखवाद हो गया, पुस्तकालय, चलचित्र और कथा पद्धति पे इन्होंने बल दिया। तो अध्यापक के संदर्भ में इन्होंने क्या बोला कि शिक्षक समर्पण की भावना से कार्य करे। शिक्षक क्या करेगा, समर्पण की भावना से कार्य करे, वह पैसों का लोभ न करे। शिक्षक को पैसों का लोभ नहीं करना चाहिए, उसने समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिए। अपने को सरकारी नौकर न समझकर बच्चों का भविष्य निर्माता समझे। एक टीचर को अगर राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, एक समाज का निर्माता कहा जा रहा है, तो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो भविष्य का निर्माता होता है। जैसा शिक्षक बालक को शिक्षा देंगे भविष्य का निर्माण वैसा ही होगा। जितना उच्चम कोटि का एक शिक्षक होगा उतना ही उच्चम कोटि का एक बालक का भी विकास होता है। अगर शिक्षक अब समर्पण की भावना से कार्य नहीं करेगा, पैसे के लोभ से कार्य करेगा, ठीक है, सरकारी नौकरी समझकर कार्य करेगा, तो वो बच्चों का भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। तो आप भी आज एक शिक्षक की तैयारी करें तो इन चीज़ों को त्याग करें, ठीक है। बच्चों के भविष्य को सोचना है, जैसे आपके अपने बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, वैसे दूसरों के बच्चे भी हैं, ठीक है। तो शिक्षक आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण इस तरह का हो कि बालक स्वयं ही अनुशासित हो जाए, ठीक है। जो शिक्षक हो, जो अध्यापक हो, जो गुरुजी हो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। और विद्यालय वातावरण इस तरह का होना चाहिए कि बालक क्या हो जाए, वातावरण का ही ऐसा निर्माण कर दो कि बालक स्वयं क्या हो जाए, अनुशासित रहे, ठीक है, वो अनुशासनहीनता नहीं करे, ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में गिरजू भाई बधेगा क्या बोलते हैं, गिरजा शंकर भगवान जी बधेगा क्या बोलते हैं, बच्चों का आदर करें तथा उसे निडर बनाने का प्रयास करें। बच्चों का क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, उन्हें निडर बनाने का प्रयास करने हैं। कौन बोलते हैं, बधेगा जी बोलते हैं। ग्लोब के खेल द्वारा भूगोल सिखाएं। ग्लोब का खेल, ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, मॉडल है, ठीक है। तो इसके द्वारा बच्चों को भूगोल सिखाना है। खेल खेल में व्याकरण व भाषा का ज्ञान कराएं, ठीक है। खेल खेल में क्या कराना है, किसका ज्ञान कराना है, भाषा और व्याकरण का ज्ञान कराना है। बच्चों को कभी मारने पीटने जैसा दंड न दें, बच्चों को स्वयं नया खेल जोड़ने दें, वो खेलने दें, ठीक है। इन्हें क्या, बच्चे स्वयं नया खेल जोड़ें और उन्हें खेलने दें, उन्हें क्या कर दो, स्वतंत्र कर दो, आप बोलते हैं, ठीक है। बाल साहित्य और गिरजू भाई की प्रसिद्ध रचना, मैंने आपको पहले जब हमने एक एक फिलोसफर के बारे में पढ़ा था वहाँ भी आपको बताया था, आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी पड़ी है। और आज महामैराथन है, सभी का हम एक साथ चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। जिन्होंने वहाँ नहीं देखा है वो यहाँ देख लें, टाइम मिले तो उन्हें भी देख लें, क्योंकि सब में आपको कुछ न कुछ अलग मैंने की पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। सॉरी, तो उन्होंने गुजरात में लगभग 2,500 से 3,000 पृष्ठों वाला बाल साहित्य रचा। देखो गुजरात में 2,500 से 3,000 यानी 2,500 से 3,000 तक का क्या इन्होंने बाल साहित्य रचा, जिसमें द्विवास्वप्न इनका क्या है, प्रसिद्ध एक महान कृति है। द्विवास्वप्न निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने द्विवास्वप्न नामक महान कृति की रचना की, तो किसने की, तो गिरजा शंकर भगवान जी बधेगा ने की थी, ठीक है। और देखो बाल देवो भव का नारा किसने दिया, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने
किसने बाल देवो भव का नारा दिया? तो इंपोर्टेंट है, गीजू भाई बधेका ने क्या बोला कि बाल देवो भव, बालक क्या है, देवता के समान है, बाल देवो भव, यह गीजू भाई का नारा था। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा शिक्षा जगत में होने वाले सुधारों की बात करूं तो बाल केंद्रित शिक्षा में सुधार हो गया, पाठ्यक्रम में सुधार हो गया, शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार हो गया, अध्यापन विधि में सुधार हो गया, अनुशासन में सुधार हो गया। तो ये इन्होंने क्या बोला कि बाल केंद्रित द्वारा शिक्षा में कैसे सुधार लाया जा सकता है। तो हमने क्या, गीजू भाई बधेका, जिनका पूरा नाम था गिरजाशंकर भगवान जी बधेका के बारे में हमने परिचर्चा की है। ठीक है, नेक्स्ट है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। होने को हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखो हमने ये क्या एक मिक्स वीडियो बनाई है जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, एक ही लक्ष्य को लेकर नहीं, हमने क्या 10 लक्ष्य को लेकर चलना है। ठीक है, तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़ते हैं। जन्म इलाहाबाद में 25 सितंबर 1861 को हुआ। इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ था, इनके माता का नाम श्रीमती मूना देवी था। इनके परिवार का नाम मल्लई था, जो क्या मालवीय जी के शुद्ध करके मल्लई से मालवीय कर दिया। परिवार का नाम मल्लई था लेकिन मल्लई का शुद्ध रूप इन्होंने क्या कर दिया, मालवीय कर दिया। ठीक है, इन्होंने साहित्य सभा हिंदू समाज की स्थापना की और इनकी मृत्यु कब, 12 नवंबर सन 1946 ईस्वी को संध्या के समय हुआ। जन्म लेते हैं इलाहाबाद में 25 दिसंबर 1961 को और मृत्यु होती है 12 नवंबर 1946 को संध्या शाम के समय में। ठीक है, कांग्रेस के संबंध इनके साथ कैसे थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने सबसे पहले 1886 ईस्वी में कांग्रेस के जन्म के दूसरे ही वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का भाषण दिया। कांग्रेस के जन्म के दूसरे वर्ष मतलब कि दूसरे वर्ष कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में। A.O. ह्यूम द्वारा, एक क्या थे, ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी थे, अवकाश प्राप्त करता, उन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो उसके ही दूसरे वर्ष, जन्म के दूसरे वर्ष इन्होंने क्या बोला, कहाँ, कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण दिया। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तब वे कांग्रेस में बने रहे। 10 वर्ष बाद सन 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में उन्हें पुनः सभापति चुना गया। यह कांग्रेस का 33वां अधिवेशन था। ये नरम दल की विचारधारा के थे। जैसे आप लाल बाल पाल पढ़ते हैं, मुझे बताना लाल बाल पाल गरम दल के थे या नरम दल के थे। ठीक है, तो वैसे ही आपके मदन मोहन मालवीय जी क्या थे, नरम दल विचारधारा के थे, परंतु देश के क्रांतिकारियों को सदा सहयोग करते थे। जो देश के क्या थे, गरम दल के क्रांतिकारी थे, उन्हें ये सहयोग करते थे, लेकिन इनके विचार कैसे थे, नरम दल के थे। ठीक है, पत्रकारिता में इनका क्या योगदान रहा, मालवीय जी ने सन 1885 ईस्वी से सन 1887 ईस्वी तक इंडियन यूनियन नामक पत्र का संपादन किया। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से इंडियन यूनियन नामक पत्र का संपादन किसने किया पत्रिका का, तो मालवीय जी ने किया था। ठीक है, और 1887 ईस्वी में हिंदुस्तान नामक पत्र का भी संपादन किया। इन्होंने मर्यादा नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया। आपसे पूछेगा कि मर्यादा नामक मासिक पत्रिका संपादन किसने किया, तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया। और 1833 ईस्वी में सनातन धर्म नामक साप्ताहिक पत्र निकाला और सन 1908 में क्या, अबुद्ध नामक साप्ताहिक पत्र निकाला और 1919 में लीडर नामक दैनिक अंग्रेजी पत्र का भी प्रकाशन किया। लीडर इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा, लीडर नामक दैनिक अंग्रेजी पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो इन्होंने भारतीय संस्कृति के पोषक के बारे में क्या कहा, मालवीय जी कट्टर हिंदू थे, किंतु यह शब्द उनके लिए धर्म का द्योतक न होकर क्या था, जाति का द्योतक था। ठीक है, मालवीय जी सभी धर्मों को मानते थे। हिंदू विश्वविद्यालय के सभी मकानों को वो हिंदू शिल्प शास्त्र के अनुसार ही बनाने का आग्रह करते थे। मालवीय जी हिंदी और संस्कृति के क्या थे, प्रमुख समर्थक थे। ठीक है, मालवीय जी के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मालवीय जी आत्म को इस संसार में पीड़ित मानते हैं। आत्मा क्या है, इस संसार में क्या है, पीड़ित है, पीड़ित मानते हैं मालवीय जी आत्मा को। ठीक है, शिक्षा को मुक्ति प्रदान करने वाली मानते हैं। ठीक है, आत्मा क्या है, आत्मा एक पीड़ित है और शिक्षा क्या है, मुक्ति प्रदान करने वाली दवा है। निजी विकास के साथ साथ सामाजिक उत्थान की उनका अभीष्ट था। ये सामाजिक तथा पारिवारिक वातावरण की शुद्धि चाहते थे। ये मानवता के समर्थक थे। विद्या से हमारा संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, इतिहास और
पुराणविद का बोध होता है। 18 विधाओं में 4 वेद ऋजु यजुर साम अथर्व और 6 वेदांग शिक्षा कल्प व्याकरण छंद ज्योतिष निरुक्त तथा मीमांसा न्याय दर्शन पुराण अथर्ववेद धनुर्वेद का स्थान है। ये सब हमारे पूर्वजों का क्या है, संचित कोश है, जिनमें हमारे वृद्धि होती रहेगी। मालवीय जी का शिक्षा से तात्पर्य हृदय का, मन और सारी शक्तियों का समुचित विकास एवं पुष्टि से है। तो इन्होंने शिक्षा संबंधी क्या विचार थे, इनके क्या उद्देश्य था, क्या ऑब्जेक्टिव थे। तो मालवीय जी विकास के लिए शिक्षा को क्या मानते हैं, मूल आधार मानते हैं। उनका कहना था यह भारत हमारा देश है, सभी बातों के लिए विचार इनके समान संसार में कोई दूसरा देश नहीं है। हमको इस बात के लिए कृतज्ञ तथा गौरवान्वित होना चाहिए कि उस कृपालु परमेश्वर ने हमें वो पवित्र देश में पैदा किया है। मदन मोहन मालवीय जी ने मेरा बचपन नामक लेख लिखा। आपसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, मेरा बचपन नामक लेख किसके द्वारा लिखा गया, तो मदन मोहन मालवीय जी द्वारा लिखा गया। उनके अनुसार शिक्षा के निम्न क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। शिक्षा सेवा भाव उत्पन्न करने वाली हो, ठीक है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो सेवा भाव उत्पन्न करे, ठीक है। शिक्षा से चारित्रिक उन्नति हो, ठीक है, चरित्र का क्या हो, उन्नति हो, विकास हो। शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक विकास करने वाली हो। शिक्षा राष्ट्रीयता की भावना को पैदा कर सके। शिक्षा धर्म रक्षित हो। शिक्षा योग्य नागरिक तथा जनता की बुद्धि का विकास करने वाली हो। शिक्षा देश के शिल्प कृषि वाणिज्य आदि का विकास करने वाली हो। राज्यों की तरफ से शिक्षा का अर्थ कोरी शिक्षा अर्थ अपनाई जानी चाहिए। तो इन्होंने कैसा पाठ्यक्रम बोला, तो करिकुलम के बारे में इन्होंने क्या बोला कि पाठ्यक्रम को विस्तृत तथा विज्ञान को महत्व दिया। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए और विज्ञान को ये महत्व देते हैं। इनका पाठ्यक्रम साहित्य नैतिक एवं सौंदर्यात्मक प्रियत्व को अधिक महत्व देता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मालवीय ने कब की थी, 4 फरवरी 1916 ईस्वी को 12 बजे की थी। शिलान्यास किसने किया, वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो मदन मोहन मालवीय ने की। कब की, दूसरा प्रश्न 4 फरवरी 1916। कितने बजे की, 12 बजे की। किसके सहयोग से, वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया। नींव में एक ताम्रपत्र रखा गया जिसमें 20 श्लोक लिखे गए थे, ठीक है। मालवीय जी के अनुसार छात्र व अध्यापक, तो मालवीय जी ने क्या बोला कि ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना का समावेशन होना, चरित्र के निर्माण पर बल दिया, व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है, सामाजिक कुशलता एवं सुख की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना और नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेशन होना और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रयास करना। तो इन्होंने क्या बोला, छात्र और अध्यापक के बारे में ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रगुरु और राष्ट्रपिता। राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है मालवीय जी को और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को। मालवीय जी के गुण क्या थे, पक्ष में थे, और गांधी जी के गुण कैसे थे, सांख्य में के पक्ष में थे, ठीक है। मालवीय जी शिक्षा के क्रमबद्ध सोपानों की चर्चा करते हैं। इनके अनुसार शिक्षा के विभिन्न स्तरों का वर्गीकरण किया जाता है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और आपका उच्च शिक्षा। तो इन्होंने बोला कि प्राथमिक शिक्षा इस अवस्था में प्रारंभिक विज्ञान तथा साधारण रोचक विषयों की ओर ध्यान देना चाहिए। जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें प्रारंभिक विज्ञान, ठीक है, साधारण रोचक विषयों पर ध्यान देना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में मालवीय जी के विचार किए थे 14 से लेकर 17 तथा 18 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। और उच्च शिक्षा में क्या बोला, 18 वर्ष से ऊपर उच्च शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मालवीय शिक्षा अपने को शिक्षा दार्शनिक नहीं मानते हैं और सत्य भी यही है कि वे शिक्षा दार्शनिक नहीं थे। मालवीय जी सह शिक्षा संबंधित शिक्षा पे बल देते हैं और अर्धकारी शिक्षा की अवधारणा जीवकोपार्जन की शिक्षा के पक्षधर थे। तो ये हमारे क्या हुए, भारतीय दार्शनिकों के बारे में हमने परिचर्चा हमने कर ली है। जितने सिलेबस में भारतीय दार्शनिक थे उनके बारे में चल लिया, बाकी एक्स्ट्रा भी हमने बताया। बाकी आपके इस पुस्तक में एक चीज़ आपका एक दार्शनिक के बारे में मिस था, जिसे आप जानते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में। बहन सावित्रीबाई फुले के बारे में इस बुक्स में अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वीडियो आप जो मैंने पिछले प्लेलिस्ट में डाली है आप वहां से पढ़ लेना सावित्रीबाई फुले के बारे में, ठीक है। तो आप बस एक ही चीज़ मिस है इसमें, ठीक है। मेरी अपनी कमी कहूँ या पुस्तक वाले की कमी बोलूँ कि जो महान हमारी क्या थी, भारत की महिला थी, ठीक है, सावित्रीबाई फुले, उनका इन्होंने इसमें दिया नहीं है। ये बहुत बड़ी क्या है, मिसप्रिंट है पुस्तक वाले की, ठीक है, या हमारी बोले
या मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो क्योंकि पीडीएफ में बुक्स का पीडीएफ है तो यहाँ ऐड करना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके लिए पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, आप वहाँ पढ़ लेना कि दार्शनिक किस सावित्रीबाई फुले के बारे में, ठीक है। अब हम जानेंगे किसके बारे में, पाश्चात्य दार्शनिक के शैक्षिक विचार के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। जो पाश्चात्य हैं अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, जॉन डीवी, इनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। उससे पहले आपको वीडियो कैसी लगी, आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको देखो 10 जगह माथा मारने की जरूरत नहीं है, आप एक ही वीडियो में देखें, ठीक है। इसी वीडियो में देखें, बने रहें, 1 से 2 घंटा आप बने रहोगे तो पूरा दार्शनिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। वही मैंने एक वीडियो आपकी क्या डाली है, जो दर्शन है, दर्शन वाली एक वीडियो डाली है जिसमें हमने क्या आदर्शवादी, प्रगतिवादी, प्रयोजनवादी तीनों को एक साथ किया है। करीब 25 से 30 मिनट की वीडियो है, आज 4000 लोगों ने पसंद किया हुआ है, और अधिक आप उसे शेयर करें, महत्वपूर्ण है। देखो सिलेबस को आप कैसे पढ़ सकते हैं, देखो किताब से पढ़ोगे तो आपको बहुत अधिक लगेगा, मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको 1 घंटे में 2 घंटे में सारा क्या क्या करूंगा, एक एक यूनिट कंप्लीट करने वाला हूं। मैंने आप एक नया आपके लिए लक्ष्य रखा है, इसका नाम ही आपके लिए मैंने क्रांति बैच रख दिया। क्रांति बैच में हम रिवीजन करेंगे जो आज तक हमने कितना सीखा, तो जानेंगे हम पाश्चात्य दार्शनिक के शैक्षिक विचार, ठीक है। जो फिलोसफर है अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, जॉन डीवी, अब इनके बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। तो जुड़ना है, और वीडियो पसंद आ रही है तो 10 लोगों में शेयर करने का कोशिश करें। हम जो ऊर्जा आपको दे रहे हैं, हमारा जो क्या है एफर्ट आपको लिए लगा रहे हैं, उसको आपको क्या करना है, उसको भी आपको साकार करना है। तो जुड़ जाइए। उससे पहले मैं थोड़ी पानी पी लेता हूँ, आप मुझे 4 सेकंड दीजिए, उसके बाद हम पुनः क्लास प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपके हैं अरस्तु। तो अरस्तु के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो अरस्तु क्या है, अरस्तु एक क्या है, नेचुरलिज्म है, एक प्रकृतिवादी दार्शनिक है। ये क्या है, प्रकृतिवादी के समर्थक थे, याद रखना, ठीक है। ये की पॉइंट है कि अरस्तु क्या है, प्रकृतिवादी दार्शनिक है। इनका जन्म ईसा से लगभग 384 ईसा पूर्व एथेंस से 200 मीटर दूर कहाँ, स्टेगेरा नामक स्थान पे हुआ था। इन्हें क्या, अरस्तु को विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है। जन्म कहाँ होता है, तो जन्म होता है एथेंस से 200 मील की दूर पे स्टेगेरा नामक स्थान पड़ता है, वहाँ इनका जन्म होता है। कब, तो लगभग 384 ईसा पूर्व होता है। प्रमुख क्या है, प्रकृतिवादी हैं, इन्हें क्या विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है। अरस्तु के दार्शनिक विचार क्या हैं, तो इन्होंने अपने दार्शनिक विचारों के 4 कारण बताए, ठीक है। अरस्तु ने विश्व की उत्पत्ति के 4 कारण बताए। इन्होंने बोला आंतरिक कारण, मौलिक कारण, अंतिम कारण, सक्षम कारण। तो आंतरिक कारण में इन्होंने क्या बताया कि निर्माण किए जाने वाली वस्तु के बारे में एक विचार होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपके लिए ये वीडियो लाया, ठीक है, मैं इस वीडियो का निर्माण कर रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक क्या है, एक विचार है। इसको निर्माण करने का मेरा क्या था, एक विचार था कि मैं आपके लिए लाऊंगा, इसका एक उद्देश्य भी होगा, ठीक है। मैंने इसका निर्माण क्यों किया है, इसका उद्देश्य होगा, उपयोगिता होगी, और इससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये आपके इसके 4 कारण हो गए, ठीक है। तो वैसे ही अरस्तु ने क्या बोला, विश्व की उत्पत्ति के 4 कारण बताए। पहला इन्होंने बोला कि आंतरिक कारण, इन्होंने बोला कि जो निर्माण किए जाने वाली वस्तु है उसके बारे में एक विचार होना चाहिए, एक विचार। अगर किसी वस्तु का आप निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए आपके मन में विचार होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया फिर आपके पास मौलिक कारण होना चाहिए। क्या बोला कि सर्वप्रथम किसी भी निर्माण कार्य के लिए वस्तु का होना आवश्यक है। निर्माण कर रहे हैं तो वस्तु का होना आवश्यक है। मैंने वीडियो बनाई, ठीक है, मैंने वीडियो बनाने का विचार किया कल बैठ के आपके लिए, तो वीडियो बनाने का विचार किया, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या था, मौलिक कारण था। मौलिक कारण क्या था, वस्तु का होना, मैंने वस्तु पीडीएफ का होना, ठीक है। तीसरा कारण इन्होंने बताया अंतिम कारण, ठीक है। इन्होंने बोला कि इसके बाद वस्तु विशेष की उपयोगिता। अब मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं तो इसकी उपयोगिता क्या है, इसका उद्देश्य क्यों है, क्यों अति आवश्यक है, ठीक है। और चौथा कारण क्या हो गया, सक्षम कारण, कार्य संपन्नता के लिए कार्य क्षमता नितांत उपयुक्त है, और इन चारणों द्वारा निर्माण कार्य संपन्न होता है। तो विश्व उत्पत्ति के 4 कारण मैंने आपको अपने ही उदाहरण देके समझा दिया है, ठीक है। तो इन्होंने शिक्षण विद्या, कैसी शिक्षण विद्या बताई, तो अरस्तु ने बोला आगमन विधि होना चाहिए। आगमन क्या होता है बताओ मुझे, उदाहरण से किसकी ओर, उदाहरण से बताओ मुझे, उदाहरण से किसकी ओर जाता है बताओ मुझे,
उदाहरण से चैप्टर की और उदाहरण से आप उदाहरण बताओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उदाहरण के उसके बाद आप चैप्टर बताओगे, उदाहरण के बाद आप क्या करोगे, ज्ञान का निर्माण करोगे। एक होता है निगमन, जिसमें आप विशिष्ट से सामान्य और किस में होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। और एक सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, एक विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है या पहले कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ठीक है। तो आगमन विधि पे बल दिया, ठीक है। ज्ञान से अज्ञान, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात बोलते हैं जिसे, ये इनका शिक्षण विधि थी। पाठ्यक्रम के बारे में क्या बोला, अरस्तु ने पाठ्यक्रम को 3 अवधियों में विभाजित किया। इन्होंने बोला कि प्रथम 7 वर्ष का पाठ्यक्रम, बोला कि 3 अवधियों में, इन्होंने 3 भागों में पाठ्यक्रम को बांटा। पहला इन्होंने प्रथम 7 वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसमें बोला कि 7 वर्ष की आयु तक आरंभिक शिक्षा के साथ साथ खेलकूद की प्रधानता दी जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि 7 से 14 वर्ष का पाठ्यक्रम अलग होना चाहिए। इस अवधि में अरस्तु ने पढ़ने लिखने और संगीत आदि विषयों को शिक्षा में निर्धारित किया। और तीसरा इन्होंने बोला कि 14 से 21 वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस अवधि में बालक को खगोल, गणित, ज्यामिति आदि का शिक्षा देने का पक्षपाती था तथा 21 वर्ष के बाद राजनीति, नीतिशास्त्र और मनोविज्ञान की शिक्षा देने चाहते हैं, ठीक है। अरस्तु के सिद्धांत की बात करूं तो इन्होंने सुखवाद का सिद्धांत पे बात की और विचार शक्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया, मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, समय के अनुसार कार्य के महत्व का सिद्धांत दिया, आदर्श व्यक्ति का सिद्धांत दिया, बालक के स्वभाव का सिद्धांत दिया। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने सुखवाद का सिद्धांत दिया, तो अरस्तु ने सुखवाद का सिद्धांत दिया था। तो हमने अरस्तु के बारे में परिचर्चा कर लिए। अब हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में, प्लेटो के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो प्लेटो का जन्म एथेंस में 427 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। प्लेटो क्या थे, एक आदर्शवादी थे। जैसे अरस्तु आपके क्या थे, प्रकृतिवादी थे, ठीक है, प्रकृतिवादी थे, वैसे आपके प्लेटो क्या हैं, आदर्शवादी हैं। इनके गुरु क्या थे, सुकरात थे। सुकरात को जहर का प्याला क्यों दिया गया था, बताओ मुझे। तो सुकरात ने उस समय जो क्या थी, यहाँ की प्रजातंत्र थी, जो यहाँ निरंकुश तंत्र चल रहा था आपका एथेंस में, तो उस पर इन्होंने क्या किए, तीखे व्यंग छोड़ दिए। तो एथेंस में जो क्या था, शासन चल रहा था, तो उसने बोला या तो क्या एथेंस छोड़ के चले जाना है या तो जहर पी लेना है। तो क्या सुकरात ने बोला कि मैं कोई भगोड़ा में शामिल नहीं होना चाहता हूँ, मैंने अपने कोई गलत विचार नहीं किए हैं, निरंकुश तंत्र के प्रति जो मेरे विचार हैं, जो मैंने प्रजातंत्र में जो विचार बोले हैं वो सत्य हैं, तो वो सत्य हैं। तो ये इन्होंने क्या बोला, भागना उचित नहीं समझा, तो इन्होंने जहर का प्याला पी लिया। और क्या बोलते हैं, बताओ किसने बोला कि प्लेटो में सुकरात का दोबारा जन्म हुआ, किसका स्टेटमेंट है, आप मुझे बताएंगे। मैंने बताया हुआ है, सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करते हुए सिखाई हुई है, ठीक है। तो देखो प्लेटो का जन्म होता है 427 ईसा पूर्व। प्लेटो क्या थे, आदर्शवादी थे। इनके गुरु कौन थे, सुकरात थे। प्लेटो के अनुसार आत्मा के अंग है तृष्णा। प्लेटो के अनुसार क्या है, जो आत्मा का अंग है वह तृष्णा है, संकल्प है, विवेक है। किसके अनुसार आत्मा का अंग तृष्णा, संकल्प और विवेक है, तो प्लेटो के अनुसार, ठीक है। देखो इनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। एक रिपब्लिक का नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रट लो या सीख लो, रिपब्लिक, ठीक है। और द लॉज, इनकी 2 प्रमुख क्या हैं, रचनाएं हैं, इंपोर्टेंट है, पूछ लेता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक में प्लेटो की महत्वपूर्ण रचना, यह ग्रंथ 10 पुस्तकों में विभाजित है। जो रिपब्लिक इनकी प्रमुख रचना है यह 10 पुस्तकों में विभाजित है। रिपब्लिक को न्याय पर लिखित ग्रंथ कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को न्याय पर, किस कृति को न्याय पर लिखित ग्रंथ कहा जाता है, तो रिपब्लिक को, ठीक है। मानव मनोविज्ञान पर लिखित ग्रंथ कहा जाता है, राजनीतिक एवं नैतिकता पर लिखित ग्रंथ कहा जाता है, तथा शिक्षा कृति आदि नामों से इसे पुकारा जाता है। किसे, रिपब्लिक की प्रसिद्ध ग्रंथ ही इनकी रिपब्लिक और दी लॉज हैं, ठीक है। रूसो के अनुसार रिपब्लिक राजनीति पर क्या है, रूसो ने क्या बोला, तो रूसो ने बोला कि रिपब्लिक राजनीतिक पर लिखित ग्रंथ नहीं है, वरन शिक्षा पर ऐसी उत्कृष्ट कृति है जैसा पहले कभी नहीं लिखी गई हो। आपसे पूछा गया किस ग्रंथ के संदर्भ में रूसो ने लिखा कि राजनीति पर लिखित ग्रंथ नहीं है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, राजनीति पर लिखित ग्रंथ नहीं है वरन शिक्षा पर ऐसी उत्कृष्ट कृति है जैसे पहले कभी नहीं लिखी गई है, तो रिपब्लिक के संदर्भ में रूसो कहते हैं, ठीक है। प्लेटो के दार्शनिक विचार क्या थे, विचार ही सत्य तथा अंतिम वास्तविकता है। इन्होंने क्या बोला, जो विचार है वही क्या है, सत्य और अंतिम वास्तविकता है। जगत संबंधी विचार, इन्होंने बोला कि विचारों का जगत है, वस्तुओं का जगत है। और आत्म संबंधी विचार में इन्होंने क्या बोला, आत्म संबंधी विचार भी दिए थे। प्लेटो के शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, इन्होंने बोला नैतिक जीवन को प्रशिक्षण देना, राज्य की एकता की रक्षा करना, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। ऐसे शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, हमें कैसी शिक्षा देनी चाहिए जो इन उद्देश्यों को पूर्ति कर सको, ठीक है। नैतिक जीवन
को प्रशिक्षण दे सके, ठीक है, राज्य की एकता की रक्षा कर सके, ठीक है, नागरिक को गुणों के विकास कर सके, ठीक है, वर्तनी भी सुधारना है, नागरिकता के गुणों का विकास कर सके, विवेक जागृत करना, ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था जागृत करना, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, और मानव जीवन में संतुलन स्थापित करना, ठीक है, मानव का जो जीवन है उनमें बैलेंस स्थापित करना, ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए, और आदर्श व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्ति जो अपने विशिष्ट सामाजिक क्रम का योग्य सदस्य बनाना, ऐसी हमें क्या शिक्षा देना चाहिए, ऐसी शिक्षा के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो ठीक है, प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, करिकुलम, इन्होंने कैसा करिकुलम बोला, तो प्लेटो के अनुसार इन्होंने बोला कि बालकों की क्रियाओं पर इन्होंने ध्यान दिया, बालक क्या क्रिया करके सीखेंगे, बालकों की क्रियाओं पर ध्यान देते हैं। प्लेटो ने काव्य तथा साहित्य की शिक्षा पर जोर दिया, प्लेटो ने क्या काव्य तथा साहित्य की शिक्षा पर जोर दिया। प्लेटो के पाठ्यक्रम में दर्शन का स्थान सर्वप्रथम है, प्लेटो का जो पाठ्यक्रम है इसमें दर्शन का स्थान सर्वप्रथम है। प्लेटो ने पाठ्यक्रम पर कुछ व्यवस्थित विचार क्या किए, प्रकट किए हैं, इन्होंने क्या है अपने जो क्या है जो इनके विचार हैं, ठीक है, प्लेटो के विचार हैं, उसके पाठ्यक्रम पे उन्होंने कुछ व्यवस्थित विचार प्रकट किए हैं। प्लेटो के अनुसार जीवन में प्रथम 10 वर्षों में छात्रों को अंकगणित, रेखागणित, संगीत तथा नक्षत्र विद्या की कुछ बातें सिखानी चाहिए प्रथम 10 वर्ष में, ठीक है। माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए कविता, गणित, खेलकूद, कसरत, सैनिक प्रशिक्षण, शिष्टाचार, संगीत तथा धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा दिया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में नीतिशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान, आध्यात्म शास्त्र, प्रशासन, कानून की शिक्षा दी जानी चाहिए उच्च शिक्षा में, ठीक है। तो इन्होंने प्लेटो ने क्या बोला कि प्रथम 10 वर्ष में अंकगणित, रेखागणित, संगीत तथा नक्षत्र विद्या सिखानी चाहिए। माध्यमिक स्तर में क्या कविता, गणित, खेलकूद, कसरत, सैनिक प्रशिक्षण, शिष्टाचार, संगीत, धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जानी चाहिए। और उच्च शिक्षा में नीतिशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान, आध्यात्म शास्त्र, प्रशासन, कानून की शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। इन्होंने शिक्षा के विभिन्न स्तर बताए, ठीक है। इन्होंने पहले इन्फेंसी एज बताया, ठीक है, शैशव काल बताया, जन्म से 3 वर्ष तक की अवधि काल को शैशव काल कहते हैं। इस काल में बालक को पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, उसकी देखभाल अच्छी तरह होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया नर्सरी, यह समय 3 से 6 वर्ष की अवस्था है, इस काल में शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए, शिक्षा की दृष्टि से यह कार्य क्या है महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया प्रारंभिक विद्यालय का स्तर, यह स्तर 6 से 13 वर्ष की आयु तक की है। इसी स्तर में बालक स्कूली शिक्षा, प्रारंभ शिक्षा और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। आपसे पूछ लेगा कि प्लेटो के अनुसार, ठीक है, कौन सी अवस्था में बालक स्कूली शिक्षा का प्रारंभ करता है, दूसरों के साथ सामंजस्य करता है, तो प्रारंभिक विद्यालय के स्तर में करता है, जो अवस्था होती है 6 से 13 वर्ष की, ठीक है। चौथा इन्होंने बताया माध्यमिक शिक्षा, यह काल 13 से 16 वर्ष की अवधि है, और 13 से 16 वर्ष की अवस्था में क्या गायन वादन पर जोर देना चाहिए, धार्मिक श्लोका का गायन हो गया, कविता पाठ तथा गणित के सिद्धांतों की शिक्षा इस स्तर पर विशेष महत्व देना चाहिए, ठीक है। पांचवा इनमें बताया जिम्नेस्टिक काल, ठीक है, यह काल 16 से 20 वर्ष की अवधि है। इस अवधि में छात्रों को घुड़सवारी, शास्त्र संचालन, सैन्य संचालन, व्यूह रचना आदि की शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। और छठा इन्होंने बताया उच्च शिक्षा, यह काल 20 से 30 वर्ष की अवधि का है। इस अवस्था में छात्रों के ज्ञान की जांच होनी चाहिए। इस काल में युवकों को अंकगणित, रेखागणित, संगीत, नक्षत्र विद्या आदि वैज्ञानिक विषयों का ज्ञान कराना चाहिए। और नेक्स्ट इन्होंने सातवां बताया कि उच्चतम शिक्षा 30 वर्ष की अवस्था में पुनः चुनाव होगा। इस समय उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की परीक्षा ली जाएगी। जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे उनको डायलैक्टिक विधि द्वारा शिक्षित किया जाएगा। और 15 वर्षों की शिक्षा के पश्चात दार्शनिक, समाज सेवा, उच्च विचारक बनेंगे। जो लोग अनुत्तीर्ण होंगे वे कनिष्ठ लेखक अधिकारी बनेंगे। तो इन्होंने शिक्षा के स्तर को 7 भागों में विभाजित किया। हमने उन 7 के बारे में परिचर्चा कर लिया। अब प्लेटो की शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, इन्होंने बोला शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। वो क्या वूम टू वूम तक, ठीक है, जन्म से गर्भ से लेके मृत्यु तक चलती है, ठीक है। कहाँ से जन्म से लेके कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा, ठीक है। स्त्रियों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने की, ठीक है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की। शिक्षा का पाठ्यक्रम एक व्यापक पाठ्यक्रम है जो व्यक्ति को पूर्णता की ओर अग्रसित करता है। दासों के लिए उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था नहीं की थी। किसने, प्लेटो ने। उच्च शिक्षा के लिए क्षेत्र में वो सार्वभौमिकता के विरुद्ध थे। बालक व बालिकाओं को सह शिक्षा के
पक्षधर थे। बालक और बालिकाओं में क्या सह शिक्षा देना है, प्लेटो इसके क्या थे इसके पक्षधर थे। ठीक है, अब इनकी शिक्षण विधियां क्या हैं। ठीक है, तो प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात की शिक्षा विधि को स्वीकार किया, तो इन्होंने अपने ही गुरु, ठीक है, गुरु कौन थे, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, सुकरात के शिष्य थे और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ठीक है, इन्होंने अपने ही गुरु जो सुकरात है उनकी शिक्षा विधि को अपनाया है। ठीक है, यह डायलैक्टिक वार्तालाप की विधि थी। ठीक है, यह क्या थी, डायलैक्टिक वार्तालाप की विधि थी, जिसे कौन अपनाते हैं, सुकरात ने भी अपनाया था, प्लेटो ने भी अपनाया। प्लेटो ने शिक्षा खेल विधि द्वारा प्राप्त करने पर बल दिया। प्लेटो ने क्या, शिक्षा को खेल विधि द्वारा प्राप्त करने पर बल दिया। वॉयड महोदय ने क्या बोला कि डायलैक्टिक क्या है, शाब्दिक अर्थ में यह मुख्यतः विचारहीन व्यक्तियों का वाद विवाद एवं तर्कयुक्त क्या है, स्पष्टीकरण है। बॉयड महोदय ने जो डायलैक्टिक विधि है इसे क्या बोल दिया कि यह क्या है, विचारवान व्यक्तियों का वाद विवाद तथा तर्कयुक्त स्पष्टीकरण है। ठीक है, प्लेटो का कथन है बल प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान मस्तिष्क में स्थायी नहीं बन पाता है, अथवा प्रारंभिक शिक्षा बल प्रयोग पर आधारित न होकर एक प्रकार का मनोरंजन होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए, आदर्श शिक्षक और निर्देशक के रूप में शिक्षक की भूमिका स्वीकार करता है। प्लेटो ने बोला कि आदर्श होना चाहिए शिक्षक का स्थान और एक निर्देशक के रूप में होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। इन्होंने कैसा अनुशासन बोला, तो प्लेटो ने अनुशासन पे बल दिया, आत्म अनुशासन पे इन्होंने बल दिया। प्लेटो ने द लॉज इनकी प्रमुख रचना है, उसमें लिखा चाहे युद्ध काल हो या शांति काल प्रत्येक को अपने नेता का अनुगमन करना चाहिए। लॉज में लिखते हैं, आपसे पूछ लिखा कि प्लेटो ने किस पुस्तक में लिखा कि चाहे युद्ध काल हो या शांति काल प्रत्येक को अपने नेता का क्या करना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए, तो द लॉज में लिखते हैं। ठीक है, प्लेटो की शिक्षा की देन क्या थी, शिक्षा का आदर्शवाद दृष्टिकोण। ठीक है, सुव्यवस्थित शिक्षा का योजना, व्यापक पाठ्यक्रम हो गया, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार हो गया, स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की उन्होंने, शिक्षा में प्रवेश का आधार की योग्यता बनाया और शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व है, ऐसा क्या कौन बोलते हैं, प्लेटो के कैसे विचार है। तो हमने प्लेटो के बारे में भी हमने परिचर्चा कर ली है, हमने अरस्तु और प्लेटो के बारे में जान लिया है। अब हम जानेंगे सुकरात के बारे में। ठीक है, सुकरात के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण होगा इन सभी के बारे में हम परिचर्चा कर लेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो एक क्या करना है, अपने 10 साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। देखो मेरी अगर एनर्जी बनी है अभी तक 1.5 घंटे तक, तो आपकी भी बनी होनी चाहिए। अगर देखो आपको कुछ करना है ना, तो आपके अंदर इच्छा शक्ति और लगन तो होना ही चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। पढ़ेंगे सुकरात के बारे में। ठीक है, प्लेटो के गुरु थे। ठीक है, प्लेटो इनका शिष्य था। ठीक है, तो सुकरात के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। और प्लेटो का शिष्य कौन था मुझे बताएंगे, प्लेटो का शिष्य कौन था बताएंगे मुझे फटाफट। ठीक है, सुकरात का प्लेटो, प्लेटो का अरस्तु, अरस्तु का कौन, सिकंदर। ऐसा है क्या, क्रॉस चेक करना, आप मुझे बताना क्या मैं ठीक है बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे फीडबैक चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो आइए जानते हैं सुकरात के बारे में, फिर जानेंगे रूसो के बारे में, फिर जानेंगे जॉन डीवी के बारे में। ठीक है, बहुत कुछ है आज आपके लिए, बस आपको जुड़ना है। बहुत कुछ है, एक ही वीडियो में सारा कुछ क्या करेंगे, यह आपके लिए है ऑल इन वन वीडियो है। ठीक है, तो ऑल इन वन है, यहाँ से बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है। तो आइए सुकरात का जन्म की बात करो तो 469 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। ठीक है, सुकरात का जन्म कब होता है, सुकरात का जन्म होता है 469 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ। ये मानवतावादी व्यक्ति थे। सुकरात कैसे थे, मानवतावादी व्यक्ति थे। सुकरात आदर्शवादी दार्शनिक थे। मानवतावादी व्यक्ति थे लेकिन इनका दर्शन कैसा था, ये दार्शनिक कैसे थे, आदर्शवादी दार्शनिक थे। ये नैतिक मूल्यों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, इन्होंने नैतिक मूल्यों को सबसे अधिक मूल्य दिया। इनके दार्शनिक विचार, इन्होंने ज्ञान का भी सिद्धांत कहा, जिसमें इन्होंने बोला ज्ञान क्या है। ठीक है, व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है इसे प्राप्त करने की, और सद्गुण व ज्ञान का संबंध क्या है, इसके इन्होंने ज्ञान संबंधी अपने क्या सिद्धांत में इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। ठीक है, इनकी शैक्षिक पद्धतियों की बात करूं तो इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति, ठीक है, क्या संदेहात्मक पद्धति और संभाषण पद्धति को इन्होंने अपनाया है। उसी के साथ अवधारणात्मक एवं परिभाषात्मक पद्धति हो गया, अनुभवात्मक एवं एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है तो अब वर्ल्ड भी मुंह से नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, अनुभवात्मक तथा आगमनात्मक पद्धति पे इन्होंने बल दिया और निगमनात्मक पद्धति पे इन्होंने बल दिया। ठीक है, सुकरात के नैतिक सिद्धांतों की बात करूं, सुकरात ने 4 नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ठीक है, ज्ञान परम शुभ है, इन्होंने 4 नैतिक सिद्धांत दिए। पहला बोला कि ज्ञान क्या है, परम शुभ है, सद्गुण ही शिक्षा दी जा सकती है, सद्गुण की ही शिक्षा दी जाती है, सद्गुण ही आनंद है, सद्गुण ही क्या है, सद्गुण
सद्गुण एक ही है। तो ये क्या है, ये सुकरात के हैं, हमारे सिलेबस में है नहीं। तो हम पढ़ेंगे रूसो के बारे में, ठीक है। रूसो के बारे में जानने से पहले इनके बारे में हम एक स्टोरी जानेंगे। पहले थोड़ी जान लेते हैं, फिर इनकी स्टोरी हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। रूसो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। जैसे अरस्तु एक प्रकृतिवादी थे, वैसे ही रूसो क्या है, एक प्रकृतिवादी हैं। जैसे टैगोर जी प्रकृतिवादी थे, वैसे ही रूसो प्रकृतिवादी हैं। रूसो का जन्म प्रोटेस्टेंट नामक नगर में 1712 ईस्वी में हुआ था, 1712 ईस्वी में हुआ था। और 1750 ईस्वी में डिजाइन अकादमी में विज्ञान का नैतिकता पर प्रभाव नामक निबंध पढ़कर वो लोगों की नज़र में ऊपर उड़ गए। रूसो ने कहा, जो प्रायतः करते हो उसका उल्टा करो, रास्ता स्वयं प्राप्त हो जाएगा। क्यों ऐसा रूसो ने कहा, इसके पीछे बहुत बड़ी घटना है। रूसो की जीवन अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि संघर्ष की कहानी क्या होती है, ठीक है। तो संघर्ष की कहानी क्या होती है, क्यों रूसो ने बोल दिया जो प्रायतः करते हो उसका उल्टा करो, ठीक है, रास्ता स्वयं आपके साथ बन जाएगा। तो बताता हूँ। तो इनका जन्म होता है 1712 में। कहाँ, एक निर्धन क्या था, आइजक नामक, आइजक मतलब कि घड़ी बनाने वाली परिवार होती है, तो जिनेवा में इनका जन्म हुआ, ठीक है। जन्म के समय इनका माता का देहांत हो जाता है, ठीक है। जन्म के समय रूसो का जो माता थी उनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद ये पिता की संगत, पिता के दुर्व्यसनों के साथी बना दिया। पिता के दुर्व्यसनों ने इन्हें क्या बना दिया, उन्हें भी इन्हें साथी बना दिया। इस प्रकार जन्म से ही क्या होगी, उपेक्षित व स्नेहविहीन रहा, ठीक है। इस परिस्थितियों में 10 वर्ष के पश्चात क्या करते हैं, ये जिनेवा छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। जिनेवा से ये क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और ये 14 वर्ष की अल्पावस्था में रूसो को कठोर संगत रास खुदाई का काम करना पड़ता है, ठीक है। 1712 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ, तो मैंने बताया कहाँ हुआ, तो जिनेवा में एक कहाँ, आइजक नामक घड़ी बनाने वाली निर्धन परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म के समय माता की मृत्यु हो गई, तो पिता की दुर्व्यसनों के कारण इनमें भी वही प्रभाव पड़ा। और ये 10 वर्ष के पश्चात अवस्था में क्या करते हैं, 10 वर्ष की आयु जब होती है तो घर छोड़ के ये भाग जाते हैं। और 14 वर्ष की बहुत कम अवस्था में यह क्या होते हैं, एक संगत रास मतलब ये खुदाई का काम करने वाला एक खदान होती है, वहाँ काम करते हैं, ठीक है। वहाँ इतनी मेहनत करते हैं कि इन्हें एक समय की रोटी भी नहीं मिलती थी, बहुत अत्याचार होता था। लेकिन मालिक से तंग आकर वहाँ से भी रूसो भाग गए, ठीक है। 16 वर्ष की अवस्था में वहाँ से भी भाग पड़े, ठीक है। तो देखो जीवन के अगले कुछ वर्ष रूसो ने क्रॉस क्या आवारागर्दी बिताए। देखो रूसो ने तो 30 वर्ष तक ऐसा कहा गया कि रूसो क्या था, एक आवारागर्दी लौंडा था, ठीक है, एक लड़का था। आवारागर्दी 30 वर्ष अपने जीवन के बिताए। यहाँ तक इनके संदर्भ में कहा गया कि रूसो का बाजारू औरतों के साथ भी प्रेम संबंध चले, किंतु ये संबंध स्थायी मैत्री का रूप कभी न ले सके, ऐसे कहा, ठीक है। और देखो इनका जीवन परिवर्तन कब होता है, जब 1749 में उसने एक प्रतियोगिता का समाचार पढ़ा था, ठीक है। एक प्रतियोगिता का समाचार पत्र था जिसे मैंने बताया कि डिजाइन अकादमी में विज्ञान का नैतिकता पर प्रभाव नामक निबंध पढ़ रहे थे, तो इसमें भाग लिया। तो इसी 1749 की बात है, तब से इनका जीवन बदला। और 1750 से ये एक महान दार्शनिक के रूप में इनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। तो इन्होंने इसके संदर्भ में लिखा कि जो प्रायतः करते हो उसका उल्टा करो, रास्ता स्वयं बन जाएगा। तो रूसो की तो अपनी क्या ही कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर पढ़ना चाहोगे तो फीडबैक में बताना। इनकी एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम रूसो के बारे में क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। जन्म होगी, इनकी कृतियाँ होगी, ठीक है, इनका दर्शन हो गया, सभी पहलुओं को हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो इनकी रचनाएं जान लेते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस 1750 में, ठीक है, जब से इनका जीवन परिवर्तन हुआ, ठीक है। सोशल इनइक्वलिटी निबंध 1754 में निकाला, ठीक है। डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755 में निकाला, ठीक है। द न्यू हेलाइज 1761 में निकाला। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी इंपोर्टेंट है, 1762 में आती है। अमील, ये दो इनकी इंपोर्टेंट है, याद रखना, स्टार लगा लेना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है 1762 में, और अमीन इनकी क्या है, प्रमुख ग्रंथ है, 1762 में निकलती है। दोनों में स्टार लगा लेना। देखो कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड 1773 में प्रकाशित होती है। देखो कन्फेशन ऑफ द विकास ऑफ सेवा, इस पुस्तक में रूसो ने धार्मिक
धार्मिक सिद्धांतों की विवेचना की है। आपसे पूछेगा कि रूसो के किस पुस्तक में धार्मिक सिद्धांतों की विवेचना है, तो कॉन्फेशन ऑन द विकार ऑफ सेवाय में इनकी क्या धार्मिक सिद्धांतों की विवेचना है। ठीक है, इनका जानते हैं प्रकृतिवादी दृष्टिकोण जान लेते हैं। तो बालक को बालक मानना, न कि प्रौढ़ मानना। इन्होंने क्या बोला, बालक को बालक ही मानना है, उसे प्रौढ़ नहीं मानना है। ठीक है, बालक को उसकी प्रकृति, योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, रुचि एवं मनोवृत्ति के अनुसार शिक्षा देनी है। ठीक है, बाह्य प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान करना है। बालक के विकास के अनुसार उचित समय पर शिक्षा देनी चाहिए। बालक के विभिन्न अंगों एवं रुचियों के कृत्रिम एवं स्वाभाविक विचार कराना चाहिए। ठीक है, एडम्स ने क्या बोला, शिक्षा के संबंध में लिखने वाला रूसो की संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकृतिवादी था। रूसो प्रकृति की सृष्टि के, देखो रूसो ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बोला कि प्रकृति के सृष्टा ने यहाँ प्रत्येक वस्तु को अच्छे रूप में आती है। ठीक है, और प्रत्येक वस्तु मनुष्य के हाथों में आकर वह विकृत हो जाती है, दूषित हो जाती है। ठीक है, जो क्या है, जो ईश्वर है, जो सृष्टा है प्रकृति का, सृष्टा मतलब जो प्रकृति को जिसने रचा, उसने यहाँ प्रत्येक वस्तु को अच्छे रूप में दिया था। लेकिन जब वो मनुष्य के हाथ में आया, मनुष्य ने उसे क्या कर दिया, विकृत कर दिया, उसे दूषित कर दिया। आज आप देखते हैं, जैसे आप शहरों को देख लो, तो शहर एक पर्यावरण था, एक जंगल युक्त था, तो मनुष्य ने काट काट कर क्या कर दिया, उसे जंगल विहीन कर दिया, फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दिया, कल कारखाने वहाँ स्थापित कर दिए। ठीक है, लंबी लंबी बस्तियाँ वहाँ स्थापित कर दिया, और वर्तमान में जो गर्मी का बहुत बड़ा कारण बन रही है। तो प्रकृति सृष्टा ने तो प्रकृति का क्या अच्छा रूप दिया था, लेकिन मनुष्य के हाथों में वहाँ क्या हो गया, दूषित और विकृत हो गया। किसके स्टेटमेंट है, रूसो के स्टेटमेंट है। ठीक है, रूसो के शिक्षा संबंधी विचार जान लेते हैं। शिक्षा का अर्थ इन्होंने क्या बोला, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से क्या होती है, प्रस्फुटित होती है। जो सच्ची शिक्षा है वो क्या है, मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर से क्या होती है, जो स्वयं प्रस्फुटित होती है, वही सच्ची शिक्षा है। ये इसके अंतर्निहित शिक्षाओं में अभिव्यक्ति करती है। ठीक है, रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। रूसो मुक्तात्मक और प्राकृतिक अनुशासन से बालक को शिक्षित करना चाहते हैं। इस समय का पश्चिमी समाज रूढ़िवादिता के पास में जकड़ा हुआ था। 16वीं शताब्दी से ही समाज में वर्ग भेद का क्या था, वैमनस्य का बोल वाला था। ठीक है, इन्होंने बोला कि पाठ्यक्रम की बात करूं तो पाठ्यक्रम को इन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, शैशव काल के लिए पाठ्यक्रम, बचपन के लिए पाठ्यक्रम और लड़कपन के लिए पाठ्यक्रम। तो शैशव काल में इन्होंने बोला यह अवस्था शारीरिक विकास की है। इसके पाठ्यक्रम में शरीर को देह बनाने वाली क्रियाओं, खेलकूद, घूमना फिरना आदि को स्थान दिया जाना चाहिए। बचपन के लिए कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, इस काल में बालक की इंद्रियों को प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त क्रियाएं, खेलकूद, नापना, तोड़ना, निरीक्षण करना, संगीत आदि का स्थान दिया जाना चाहिए। और लड़कपन के लिए पाठ्यक्रम की बात करूं तो इस काल में पाठ्यक्रम में कला, भूगोल, दस्तकारी, प्राकृतिक विज्ञान आदि को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने शिक्षण विधियों पर इन्होंने बोला कि करके सीखना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखेगा। ठीक है, निरीक्षण द्वारा सीखेगा बच्चा। ठीक है, अन्वेषण द्वारा सीखेगा बच्चा, और स्वानुभव द्वारा सीखेगा, और प्रयोग द्वारा सीखेगा। ऐसी हमें ऐसी टीचिंग मेथड रखनी चाहिए, ऐसी हमें टीचिंग मेथड रखनी चाहिए। ठीक है, तो कैसी, करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना और प्रयोग द्वारा सीखना। ठीक है, अब आज आपके क्या है, हमारे टॉपिक के सिलेबस के अंतिम है जॉन डीवी के बारे में। ठीक है, प्रमुख क्या थे, प्रयोजनवादी दार्शनिक है। ठीक है, जॉन डीवी। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किसने किया, आप मुझे बताना। किल पैट्रिक और जॉन डीवी का नाम आता है, तो हमारे सिलेबस में जॉन डीवी के बारे में है, तो हम पढ़ेंगे जॉन डीवी के बारे में। तो जॉन डीवी क्या थे, एक प्रसिद्ध प्रयोजनवादी दार्शनिक थे। ठीक है, इन्होंने नैमित्तिकवाद एवं प्रयोजनवाद की धारणा दी। किसने, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने नैमित्तिकवाद एवं प्रयोगवाद की धारणा दी, तो जॉन डीवी ने दी थी। ठीक है, जॉन डीवी ने दी थी। इनका जन्म न्यू इंग्लैंड में स्थित वॉरमोंट नगर के बर्लिंगटन नामक ग्राम में हुआ था। कब, 1859 में हुआ था। ठीक है, और 1952 में इनका देहांत हो गया, और 1894 ईस्वी में उन्हें शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल नामक स्कूल की स्थापना की। ये सामाजिक एवं सहयोगी क्रिया द्वारा अनुशासन स्थापित करना चाहते थे। इनकी रचनाएं देखो, इनकी रचना में सबसे प्रमुख आता है हाउ वी थिंक, स्कूल ऑफ टुमारो। ठीक है, द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम। ठीक है, इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है,
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिलोसफी, इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखो, सोर्सेज ऑफ ए साइंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हाउ वी थिंक, ये आपके, ठीक है, दी चाइल्ड एंड करिकुलम, दी स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है, स्कूल ऑफ टुमारो, इंपोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। और देखो, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की बात करूं तो इन्होंने बोला कि आर्थिक कुशलता प्रदान करने वाली शिक्षा दी जाए, जो आर्थिक कुशलता दे ऐसी शिक्षा बालकों को प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। निषेधात्मक नैतिकता, ठीक है, की भावना हो, अपनी आकांक्षाओं को त्यागने की क्षमता विकसित करने की शिक्षा दी जानी, जो अपनी जो आकांक्षाएं हैं उन्हें त्यागने की क्षमता विकसित करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा इन्होंने स्वीकारात्मक नैतिकता की भावना का विकास किया जाए। 3 प्रकार की शिक्षा के उद्देश्य बताए, आर्थिक कुशलता, निषेधात्मक नैतिकता और स्वीकारात्मक नैतिकता, ठीक है। इनके दार्शनिक विचार क्या थे, ठीक है, तो मूल्य निश्चित नहीं वरन निर्मित होते हैं। जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, वो क्या निश्चित नहीं होते हैं, वो निर्मित होते हैं। जिस संसार में हम रहते हैं वह स्थिर व पूर्व निर्मित न होकर गतिशील एवं परिवर्तनशील है, ठीक है। मन संबंधी विचार मन विकास का परिणाम है। मन क्या है, विकास का परिणाम है। ज्ञान संबंधी विकास क्या है, ज्ञान संबंधी क्रिया का मार्गदर्शक है अथवा ज्ञान क्रिया का ही परिणाम है, ठीक है। शिक्षा संबंधी इन्होंने क्या विचार दिए, तो जॉन डीवी की शिक्षा संबंधी निम्नलिखित धारणाएं हैं। विद्यालयों की परंपरागत शिक्षण विधियां पूर्णतः व्यर्थ हैं। जो क्या परंपरागत मतलब जो पहले से शिक्षण की विधियां चली आ रही हैं वो क्या है, पूर्णतः व्यर्थ है, वो कोई काम की नहीं है। जो पहले से चली आ रही है उनमें परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। दैनिक जीवन के मानवीय संपर्क सीखने के असीमित एवं स्वाभाविक अवसर प्रदान करते हैं। स्थानीय समाज की विविध क्रियाओं में सामूहिक चेतना की शक्ति निहित होती है और शिक्षा के लिए इन क्रियाओं को आधार बनाया जाना चाहिए, ठीक है। डीवी के अनुसार देखो, शिक्षा अनुभव के सतत पुनर्निर्माण द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। वह व्यक्ति के उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण में नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने योग्य बनाती है, ठीक है। तो इन्होंने कैसा पाठ्यक्रम कहा, तो इन्होंने बोला उपयोगिता का सिद्धांत दिया, रुचि का सिद्धांत दिया और क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया पाठ्यक्रम के संदर्भ में। तो इस सिद्धांत में उन विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो समस्या समाधान में सहायक हो। देखो, उपयोगिता के सिद्धांत में इन्होंने पाठ्यक्रम को कैसा दिया, जो समस्या समाधान में सहायक हो ऐसा पाठ्यक्रम देना चाहिए। उपयोगिता के सिद्धांत के अंतर्गत दिया है, आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत समस्या के समाधान के बारे में चर्चा परिचर्चा की गई है, तो उपयोगिता का सिद्धांत, ठीक है। रुचि के सिद्धांत में क्या कहा गया, इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सिलाई, बागवानी, कला, ड्राइंग, संगीत आदि को स्थान दिया जाना चाहिए, ठीक है। और क्रियाशीलता के सिद्धांत में, इस सिद्धांत में के अनुसार पाठ्यक्रम उन विषयों को शामिल किया जाना चाहिए जो बालक को अपने मूल्यों के निर्माण में सहायता प्रदान करे। क्रियाशीलता में क्या, बालक अपने मूल्यों के निर्माण कर सके, उनमें सहायता प्रदान कर सकते हैं, ये क्रियाशीलता के सिद्धांत में इन्होंने रखा। ये इन्होंने पाठ्यक्रम के 3 आधार बताए, उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला शिक्षण विद्या कैसा होना चाहिए, स्वानुभव द्वारा सीखना। बालक स्वयं सीखेंगे, स्वयं अनुभव करके सीखेंगे, खोज द्वारा सीखेंगे, प्रयोग द्वारा सीखेंगे, ठीक है। कौन बोलते हैं, जॉन डीवी बोलते हैं। शिक्षक का स्थान इन्होंने क्या बताया, डीवी के अनुसार ग्रंथ एजुकेशन ऑफ टुडे में शिक्षक के स्थान को स्पष्ट किया। शिक्षक सदैव क्या है, परमात्मा का पैगंबर है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि किस ग्रंथ में जॉन डीवी ने बोला कि शिक्षक सदैव परमात्मा का पैगंबर है, तो जॉन डीवी ने एजुकेशन ऑफ टुडे में कहा था शिक्षक सदैव क्या है, परमात्मा का पैगंबर में है, वह परमात्मा के सच्चे राज्य में प्रवेश कराने वाला है। शिक्षक, अरे एक टीचर की बात करें तो वो परमात्मा का ही स्वरूप है धरती में, और क्या है, सच्चे राज्य में प्रवेश कराने वाला क्या है, एक मसीहा, ऐसा जॉन डीवी कहते हैं। तो हमने जॉन डीवी के बारे में चर्चा परिचर्चा कर ली है। तो हमारे जो क्या है एलटी उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से जितने भी प्रमुख दार्शनिक थे उनको हमने 1.5 घंटे में कंप्लीट कर ही लिया है। उनके बारे में संपूर्ण चर्चा परिचर्चा कर रही है। आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन होगा, ठीक है। सपना आपका साकार करने का हमने पूर्ण ठाना हुआ है। इच्छा शक्ति, संघर्ष, मेहनत, दृढ़ शक्ति आपका होगा और मार्गदर्शन हमारा होगा, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार जितना था वो हमने चर्चा परिचर्चा कर लिया है। अब कुछ नेक्स्ट नॉलेज आपके लिए है और कुछ दार्शनिक है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो बता दो, हम इनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेंगे, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, ठीक है, फॉब्रे हो गए और हमारे मारिया मोंटेसरी होगी। तो इनके बारे में भी हम अगर आप जानना चाहते हैं तो हम
इनके बारे में पढ़ लेते हैं, नहीं तो आप बाद में पढ़ना चाहें तो हम PDF भी दे देंगे, तो आप फटाफट अपना फीडबैक दें कि आप जानना चाहोगे इसके बारे में, तो हम बताने की पूरी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में जानते हैं, ठीक है। जन्म इंग्लैंड के डरबी नामक स्थान में हुआ था, ठीक है। जो हर्बर्ट स्पेंसर है, इनका जन्म कहाँ, इंग्लैंड के डरबी नामक स्थान पर हुआ था। यह रूसों के विपरीत संवेग विहीन व्यक्ति था। रूसों के विपरीत क्या था, संवेग विहीन व्यक्ति था। इसके पिता का नाम क्या था, विलियम जॉर्ज स्पेंसर थे। इनके पिता का नाम क्या है, विलियम जॉर्ज स्पेंसर है, इसके लिखा है, ठीक है। तो इनके होना चाहिए था, किताब ने मिसप्रिंट किया है। तो इनके पिता का नाम विलियम जॉर्ज स्पेंसर था। स्पेंसर की शिक्षा विषयक महान कृति शिक्षा बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक है। स्पेंसर में दुर्बलता थी, ज्ञान की अपूर्णता की स्पेंसर प्रतिवादी माने गए, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर का दर्शन कैसा था, तो इन्होंने वास्तविकता के वर्णन के लिए अपने संश्लेषणात्मक दर्शन में ओज शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। अपने संश्लेषणात्मक दर्शन में ओज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, तथा उसने तत्व मीमांसा में इसके अधिक सही विचार स्थित किया कि वास्तविकता अज्ञेय है। वास्तविकता क्या है, अज्ञेय है। संश्लेषणात्मक दर्शन में सारी दृश्य वास्तविकता को एक दृश्य में समाहित करती हैं। तो इन्होंने शिक्षा पे क्या कहा, शिक्षा शरीर के अवयवों को उन्नत करती है तथा उन्हें जीवन के योग्य बनाती है। शिक्षा क्या है कि शरीर के अवयवों को उन्नत बनाती है, करती है, और उन्हें जीवन के लिए क्या करती है, उन्नत बनाती है, योग्य बनाती है। स्पेंसर ने लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा में पठन पाठन का विरोध किया। स्पेंसर की शिक्षा प्राकृतिक परिणामों द्वारा शिक्षा पर आधारित थी, ठीक है। पुस्तक इनकी ऑन एजुकेशन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और 1360 में प्रकाशित होती है। उसने देखो इकोनॉमिस्ट नामक पत्रिका संपादित की तथा सिंथेटिक फिलोसफी नामक पुस्तक भी लिखा। देखो आपसे पूछेगा ऑन एजुकेशन पुस्तक किसकी है, सिंथेटिक फिलोसफी नामक पुस्तक किसकी है, तो किसकी है, हर्बर्ट स्पेंसर की है, ठीक है। इन्होंने क्या, इकोनॉमिस्ट नामक पत्रिका का भी संपादन किया, ठीक है। और देखो ऑन एजुकेशन नामक पुस्तक इनकी क्या है, प्रसिद्ध है, ये याद रख लेना, याद कर लेना। ऑन एजुकेशन पुस्तक इनकी क्या है, प्रसिद्ध है। तो इन्होंने कैसी टीचिंग मेथड पे बल दिया, कैसे शिक्षण विद्या दिया, इन्होंने बोला कि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, प्रयोगात्मक विधि होनी चाहिए, ज्ञात से ज्ञात होना चाहिए, स्वान्वेषण विधि होनी चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होना चाहिए, अभ्यास विधि होना चाहिए, ठीक है। स्पेंसर तथा शिक्षा सिद्धांत की बात करूं तो आत्मा रक्षा के कार्य, ठीक है, जीवन को परोक्ष रूप से सुरक्षित रखने वाला कार्य, ठीक है, वंश वृद्धि और शिशु पालन के कार्य होने चाहिए, और सामाजिक और राजनीतिक कार्य और अवकाश के समय का कार्य, ऐसे स्पेंसर के क्या है, शिक्षा संबंधी सिद्धांत हैं। इन्होंने कैसा पाठ्यक्रम दिया, तो पाठ्यक्रम में शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भाषा, गणित, भूगोल तथा परामर्श विज्ञान, गृहशास्त्र तथा बाल मनोविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र, संगीत, साहित्य, कला आदि को इन्होंने रखा था। तो हमने किसने, तो हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लिया। आज तक आप जिसको फॉबले के रूप में जानते हैं उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फॉबले। तो इनके बारे में अब हम व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ, जर्मनी के यूरिजियम 1 के ओबर बीसबेच में हुआ था। कहाँ, ओबर बीसबेच नामक ग्राम में 21 अप्रैल 1782 ईस्वी को हुआ था। कीलहाउ में द यूनिवर्सल जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना इनके द्वारा की गई, और 1837 ईस्वी में उनसे 3 से 7 वर्ष की आयु बच्चों के लिए ब्लैकनबर्ग में विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। ब्लैकनबर्ग में इन्होंने क्या, 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय की स्थापना की थी, और 2 वर्ष के बाद इन्हीं फ्रॉबले का कथन था, 2 वर्ष के बाद इन्होंने क्या किया, विद्यालय का नाम क्या, बाल उद्यान या किंडरगार्टन रखा, ठीक है। आज आप किंडरगार्टन विद्यालय के बारे में सुनते हैं, तो इसका ही निर्माण कौन करते हैं, फ्रॉबले करते हैं, जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रॉबले, ठीक है। तो इनका कथन था, हमें बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि हमें बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए, तो फ्रॉबले का दार्शनिक विचार था, इन्होंने बोला कि हमें बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए, ठीक है। फ्रॉबले के दार्शनिक विचार जान लेते हैं, ये क्या थे, आदर्शवादी विचारक थे, ठीक है। फ्रॉबले का संपूर्ण शिक्षा सिद्धांत उसके मौलिक आदर्शों का परिणाम है, जिसमें आदर्शवाद, अद्भुतवाद तथा विकासवाद की भावनाएं प्रतिबिंबित
निहित हैं, व्यक्तित्व विचार और उद्देश्यों का संगठन मात्र है अथवा यही पूर्ण वास्तविकता है। ठीक है, शिक्षा में आदर्शवाद की बात करूं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वास्तविक साधन क्या है? ज्ञानेंद्रिया नहीं अपितु तर्क तथा मानसिक एवं आध्यात्मिक अभ्यास है। सत्यम शिवम सुंदरम वास्तविकता तत्व है। मनोविज्ञान और जीव विज्ञान की सीमा से बाहर मनुष्य की शक्तियाँ होती हैं, केवल दर्शन शास्त्र ही पूर्ण रूप में उन्हें हल कर सकता है। ठीक है, फ्रॉबलिन महोदय का शिक्षा सिद्धांत, इन्होंने एकता का सिद्धांत दिया और विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, शिक्षा के संबंधी इनके क्या विचार थे? शिक्षा मनुष्य को स्वयं के संबंध में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए अग्रसर एवं निर्देशित करना चाहिए, जिससे वह प्रकृति का सामना तथा ईश्वर में एकता स्थापित कर सके। ठीक है, इनने कैसे पाठ्यक्रम, इन्होंने बोला धर्म तथा धार्मिक निर्देश को पाठ्यक्रम संलग्न करना चाहिए, प्राकृतिक विज्ञान वाला पाठ्यक्रम तथा गणित वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए, भाषा और कला वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉबलिन ने क्या बोला कि धर्म और धार्मिक निर्देशों को एकता तथा ईश्वर संबंधी भावनाएं प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम रखना चाहिए। तो इनने कैसे शिक्षण विधियों पे बल दिया? तो इनका कथन है शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य के मस्तिष्क को ज्ञान से करना नहीं, ज्ञान से क्या करना नहीं, वरन उसमें निहित शक्तियों को प्रकट करना है। ज्ञान से भरना नहीं बल्कि उसमें क्या करना है, उसके निहित शक्तियों को प्रकट करना है। क्या है इनका शिक्षा का मुख्य ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। इनके अनुसार शिक्षा के उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी शिक्षण विधि को निम्न भागों में प्रस्तुत किया। इन्होंने आत्मा क्रिया द्वारा सीखना, सामाजिक क्रिया द्वारा सीखना और खेल द्वारा सीखना। ठीक है, तो इन्होंने अनुशासन क्या बोला कि देखो सीमित स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र क्रिया पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला जो अनुशासन है सीमित स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र क्रिया पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात प्रेम, सहयोग और सद्भावना के द्वारा अनुशासन क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। विद्यालय में आपने पता है इन्होंने किंडरगार्टन नाम से पुकारा, इन्होंने शिक्षा सत्ता को क्या किंडरगार्टन नाम से पुकारा। ठीक है, यह एक जर्मन भाषा का शब्द है जो किंडर प्लस गार्टन से बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। किंडर का अर्थ होता है बालक और गार्टन का अर्थ होता है उद्यान, तो इस प्रकार बच्चों का उद्यान बाल उद्यान इसका नाम पड़ता है। तो हमने किसके बारे में, तो हमने पढ़ा फ्रॉबलिन महोदय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर मोरिया मोंटेसरी के बारे में। ठीक है, मोंटेसरी के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है मेरिया मोंटेसरी के बारे में, महत्वपूर्ण आपके लिए है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा सेशन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये यथार्थवादी की समर्थक थी। ठीक है, यथार्थवाद को मानती है कौन, मोंटेसरी। ठीक है, इनका जन्म 1870 को इटली के एक धनी परिवार में हुआ था। जन्म इटली में 1870 में एक धनी परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके द्वारा प्रतिपादित नवीन शिक्षा पद्धति को ये मोंटेसरी पद्धति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, रस के अनुसार मोंटेसरी का ख्याति प्राप्ति का अधिकार क्या संभवतः शिक्षा के अपने ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के सिद्धांत का प्रचलन करने का आधारित रहेगा। इन्होंने शिक्षा संबंधी रचनाएं दी, द क्या मोंटेसरी मेथड दिया। ठीक है, द एडवांस मोंटेसरी मेथड दिया। ठीक है, ए डिस्कवर्ड ऑफ चाइल्ड दिया, ए डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड दिया, चाइल्ड ट्रेनिंग दिया, एजुकेशन फॉर ए न्यू वर्ल्ड दिया। ठीक है, व्हाट यू कैन नाउ अबाउट यू चाइल्ड इनके क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, शिक्षा संबंधी इनके क्या विचार थे, मोंटेसरी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है उद्देश्य, तो बालक के जीवन के स्वाभाविक विचार में दी जाने वाली प्रक्रिया सक्रिय सहायता को ही शिक्षा समझा जाना चाहिए। ठीक है, टोजियर के अनुसार इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति के विकास का मानव जाति के विकास में सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है, मोंटेसरी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक में निहित शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक क्षमताओं का पूर्ण विकास करना है। शिक्षा के उद्देश्य को अपनी पुस्तक ए डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड की भूमिका में लिखती है। मानव जाति अपनी समस्याओं का जिनमें शांति एवं एकता सुख में तभी समाधान कर सकती है जब उसका ध्यान एवं समस्त शक्तियां व्यक्तित्व की असीम भावनाओं के विकास में लग जाए। ठीक है, मोंटेसरी स्कूल के बारे में इन्होंने क्या बोला, तो आज के सर्वोत्कृष्ट शिशु शिक्षालयों में मोंटेसरी स्कूल का सुनिश्चित स्थान है। मोंटेसरी स्कूल की दीवारों पर बच्चों के मनपसंद चित्र अंकित होते हैं तथा खिड़कियां नीची होती हैं। उन स्कूल में खेलने कूदने के लिए मैदान होते हैं। स्कूल घर के समान प्रिय व सुखद स्थान होता है। आदर्श मोंटेसरी स्कूल में छोटी छोटी सुंदर मेजें, कुर्सियां आदि स्टूल होते हैं। ठीक है, सर पन्नी नन ने क्या कहा, मोंटेसरी स्कूल के दावे के औचित्य पर संदेह करने का कोई कारण ही नहीं
हो सकता है, सर पर्सिनन ने कहा। ठीक है, अनुशासन टोजियन ने बोला अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर मॉन्टेसरी स्कूल के अनुशासन की प्रशंसा करते हुए लिखा कि जो कोई सुसंगठित मॉन्टेसरी स्कूल में जाता है वहाँ बच्चा के अनुशासन से आश्चर्यचकित हो जाता है। जो भी कोई क्या जाएगा, सुसंगठित मॉन्टेसरी स्कूल में जाएगा, वहाँ बच्चे के अनुशासन से वो क्या हो जाता है, अचंभित हो जाता है, आश्चर्यजनक हो जाता है। तो इन्होंने पाठ्यक्रम में पहली विशेषता क्या बताई, पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं अनुकूल होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बच्चों के, बालकों के रुचियों के अनुसार होना चाहिए, क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए और आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या बताई, पाठ्यक्रम ज्ञान प्रधान न होकर क्रिया प्रधान होना चाहिए। पाठ्यक्रम में ज्ञान प्रधान नहीं होना चाहिए, क्रिया प्रधान होना चाहिए, क्योंकि क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम बालकों के क्या, कर्मेंद्रियों को प्रशिक्षित करके उसके व्यवहार में ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, अध्यापिका का क्या स्थान बताया, मॉन्टेसरी पद्धति में अध्यापक के स्थान पर अध्यापिका को वरीयता दी है। ठीक है, मॉन्टेसरी ने अध्यापिका शब्द के को क्या कर दिया, इन्होंने अध्यापिका शब्द को अस्वीकार कर दिया, तिरस्कृत कर दिया, उसके स्थान पर ये निर्देशिका शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रस के अनुसार मॉन्टेसरी पद्धति उन अध्यापिकाओं की नियुक्ति को आवश्यक बना देती है जिन्हें बाल मनोविज्ञान का विस्तृत ज्ञान हो और जिन्होंने छोटे बच्चों के लिए उसके प्रयोग की विधि को भी भली भांति समझ लिया हो। इनके शिक्षा सिद्धांत कहते हैं आत्मविश्वास का सिद्धांत। ठीक है, मॉन्टेसरी के अनुसार बालक एक शरीर है जो बढ़ता है। ठीक है, बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होता है, शारीरिक और आध्यात्मिक इन दोनों रूपों का अनंत स्रोत जीवन है। अतः हमें इन दोनों प्रकार के विकास में निहित रहस्यपूर्ण शक्तियों को न नष्ट करना चाहिए और न ही इसे अवरुद्ध करना चाहिए। इन्होंने स्वतंत्रता के विकास पे बल दिया, ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षण पर सिद्धांत के पे बल दिया, मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत दिया, स्वशिक्षा का सिद्धांत दिया, व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, खेल विधि द्वारा शिक्षा का सिद्धांत दिया और सामाजिक प्रशिक्षण का सिद्धांत दिया। और आपका अंतिम है आज का शिक्षण विधियां। तो इन्होंने कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पे बल दिया, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा पे बल दिया। तो इसी के साथ हमने जो प्रमुख दार्शनिक थी आपके सभी के बारे में परिचर्चा कर लिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और सिलेबस के बाहर से भी। बस एक ही आपके लिए सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम अध्यापिका थी वो आपके लिए मिस हो गया, वो आप इसलिए जो मैंने वीडियो डाली थी उनके अलग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखो आपके लिए एक ही वीडियो में सारा कुछ मैंने सारा संपूर्ण निचोड़ दे दिया है, इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ संसाधनों के अभाव है, अपने 10 साथियों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो समय पर पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बगल पे वीडियो का जो क्या होता है, जो सब्सक्राइब का बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो आपको एक दिन में 3 वीडियो अवेलेबल, तभी आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजेगा। ठीक है, सपना आपका साकार हम करेंगे, हमने ये सोच के हम चल रहे हैं। बाकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के क्लास में मिल जाएगा। हमारा ये 2 घंटे का जो मेहनत है इसको भी आपको क्या करना है, साकार करना है, हमारे एफर्ट को भी साकार करना है। मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।